एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। चैप्टर 2322 2332। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। प्रतिद्वंद्वी अपनी क्षमता के अनुसार गति से आगे बढ़ रहा है। वह इससे पहले कभी इतना तेज नहीं रहा। वह इस समय जिस स्थिति में है वह किसी कारण से ऐसा महसूस कर रहा था। हालांकि उसे पता था कि सब कुछ बहुत तेज गति से हो रहा है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि यह सब बहुत धीरे धीरे हो रहा है। वह अपने आसपास के वातावरण में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव को देख सकता था। शायद यह उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपन या उसके दिल की तेज धड़कन है जो अज्ञात कारणों से हो रही है। वह सब कुछ साफ देख सकता था। हालांकि भले ही वह देख सकता था, महसूस कर सकता था और समझ सकता था, फिर भी वह कोई आत्मविश्वास हासिल करने में असमर्थ था। जैसे ही छाया दिखाई दी, उसने अपनी प्रगति रोक दी। खंजर उसकी आंखों की ओर बढ़ गया। उसने अपनी चाल बदली और पीछे झुकने की कोशिश की। तारांकन स्वूश। एक और छाया तिरछे ढंग से एक और खंजर फेंकती हुई दिखाई दी। इस बार उसका निशाना उसकी कमर पर था। वे दो खंजर भी धीरे धीरे दिखाई देने लगे हैं। उसने जमीन पर लात मारी और उठ खड़ा हुआ। तारांकन स्वूश। एक और छाया एक और खंजर के साथ एक अलग दिशा से। उसने ऊंची उड़ान भरने और एक और जाने की कोशिश की। वह ऊंचाई बढ़ाने में कामयाब रहा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। उसे ऐसा करने की इच्छा को दबाना पड़ा। यह सब आधे सेकंड से भी कम समय में हुआ। जब वह जमीन से कुछ फीट ऊपर था तो उसने देखा कि सभी 6 खंजर उसके चारों ओर एक गोलाकार सर्पिल बना रहे हैं। वे अभी भी उस पर हमला कर रहे हैं, उससे बस कुछ फीट की दूरी पर। उसी समय वह चेन दरांती जिसने हमला शुरू किया था पुनः वापस आ गई, और इसके प्रक्षेप पथ को देखते हुए यह उसके लिए नहीं आया था। इसके बजाय वह एक खंजर की ओर चला गया। घुमावदार ब्लेड की किरण खंजर पर साफ साफ लगी। तारांकन स्विश। खंजर उस जगह घूम गया और उस पर लिखा हुआ चमक उठा। सिर्फ उस खंजर पर ही नहीं बल्कि दूसरे खंजरों पर लिखे हुए शब्द भी चमकने लगे। तारांकन उत्सुक। खंजरों से ब्लेडों की तीखी आवाजें गूंज रही थीं। बूमरैंग जैसी बड़ी घुमावदार ब्लेड की किरणें विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न ऊंचाइयों से उस पर दागी जा रही थीं। उसके पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था क्योंकि सभी उसके शरीर से होकर गुजर गए। प्रतिद्वंद्वी का दोस्त जो किनारे पर खड़ा था वह भयानक दृश्य देख रहा था। प्रतिद्वंद्वी एक दर्जन टुकड़ों में बदल गया। ऐसा लगता है कि उसे एक पागल बुतपस्त कसाई ने टुकड़ों में बदल दिया था। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि 1.5 सेकंड से ज्यादा नहीं बीता। शायद प्रतिद्वंद्वी के खतरे के एहसास ने उसे इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया और उसे कुछ प्रतिक्रिया गति दी। लेकिन अब भूल रहे दोस्त ने केवल ब्लेड की किरण की चमक देखी। उसके बाद छाया से खंजर निकलते और उसका दोस्त मांस के टुकड़ों में बदल जाता। उसके दिमाग में बस यही बात आई और वह जमीन पर गिर पड़ा। सैम आखिरकार घटनास्थल की जांच करने के लिए बाहर आया। वह नीचे गया और मांस के टुकड़ों की जांच की कि यह कैसे काम करता है। चेन सिकल का इस्तेमाल करना बहुत ही रोमांचक है। पहले तो वह बस इसके साथ एक और उत्पात मचाना चाहता था जैसा उसने कटार के साथ किया था। हालांकि वह कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था और इस विचार के साथ आया। अपनी उन्नत चालों के साथ वह आसानी से अपने आप को प्रतिद्वंद्वियों से छिपा सकता था जब तक कि वह बहुत करीब न हो। चेन सिकल की बहुमुखी प्रतिभा के साथ वह ये भी सुनिश्चित कर सकता है कि ब्लेड रे उस दिशा से अलग दिशा से आए जिस दिशा में वह खड़ा है। वह देखना चाहता था कि वह इस हथियार से अपने विरोधियों को कैसे मार सकता है बिना उन्हें यह एहसास कराए कि उसने ऐसा किया है। पहला बदलाव अच्छी तरह से काम करता है। आश्चर्य खंजर हमला और दरांती से एक ही हमला। बाकी का काम खंजर और अनुनाद शिलालेखों में संग्रहित ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मौत बहुत भयानक है। उसने केवल एक ही बात नोटिस की कि कट उतना साफ नहीं है जितना वह चाहता था। अनुनाद ऊर्जा हमलों और विस्फोटों के साथ वास्तव में अच्छी तरह से काम करता है। यहाँ तक कि भौतिक अभिव्यक्तियां भी एक हद तक काम करती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ी समस्या स्लैश किरणों की अभिव्यक्ति में है। उन्हें इस पर और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। अपनी जरूरत की जानकारी प्राप्त करने और लूट का माल इकट्ठा करने के बाद वह दूसरे उम्मीदवार की ओर देखने लगा। उसके टोकन से साफ पता चल रहा था कि वह सगाई कर चुका है। जाने से पहले सैम ने निराशा में जीभ चिटकाए। सैम के जाते ही उम्मीदवार खड़ा हो गया और राहत की सांस ली। उसके दोस्त की इतनी बेरहमी से मौत हो गई, लेकिन अब उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। उसे बस इस बात की खुशी है कि उसकी सगाई हो गई है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसका टोकन पीला हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे वसंत की हवा का झोंका मिल गया हो। उसे कभी नहीं पता था कि उसकी किस्मत इतनी बढ़िया है। ऐसा लग रहा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी पीछे हट गया था, लेकिन सैम के जाने के बाद वह पीछे हट गया। इसका मतलब है कि उसकी जान जा सकती थी। वह बालों की सांसों से बच गया। तारांकन उत्सुक। उसके विचार अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि उसे बसंत ऋतु की हवा में हल्की ठंडक महसूस हुई। अगली बात जो उसने देखी, उसने देखा कि दुनिया उलट पुलट हो रही है, जिसमें उसका अपना शरीर भी शामिल है और चेन दरांती की धार उस स्थान पर थी जहां उसका सिर होना चाहिए था। तारांकन धप। उसका सिर जमीन पर गिर गया। सैम ने चेन सिकल वापस ले ली और जाने से पहले प्रतिद्वंद्वी की स्थानिक अनुभूति भी ले ली। उसे खुशी है कि उसने एक छाया चूहा पीछे छोड़ दिया। वह दिन दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए एक और दुर्स्वप्न था। कम से कम पहले तो सैम सीधे उन पर हमला करता था। उन्हें पता था कि वह आ रहा है। अब वह कहीं से भी आया, बिना कोई संकेत दिए आया। उसने जिसकी भी जान लेनी चाहिए उसे छीन लिया और उसे ऐसे ले गया जैसे कि वह पहले से ही उसकी थी। बेशक उसने जो भी दुख पहुंचाया, उसके बावजूद ये खबर किसी की नजर से नहीं बची कि उसने हेल अकादमी को दूसरी कक्षा में ही बंद करवा दिया। इस समय हेल अकादमी के डीन बहुत क्रोधित हैं। उन्होंने एल्डर इंचार्ज की ओर देखा और पूछा, आपने किस तरह की बेवकूफी भरी रणनीति अपनाई? हमारे सभी उम्मीदवार मर चुके हैं और उनमें से अधिकांश सैम के हाथों मारे गए। हारना और अंत खोना एक बात है, हमने उन प्रतिभाशाली बच्चों को भी खो दिया है। कौन अपने माता पिता के प्रति जवाबदेह होगा? उनमें से 3 हमारे सबसे बड़े समर्थक हैं। अगर हमारा स्कोर और रैंकिंग गिरती है तो हमें उनके समर्थन की जरूरत है। क्या आप उन कमियों को पूरा करने जा रहे हैं जो वे करेंगे? छुट्टी। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि अब चालाकी करके समाधान सुझाना ठीक नहीं है। मुझे ये जानना है कि यह बात इस हद तक कैसे बढ़ गई। जहां तक मुझे पता है, सैम के साथ हमारी कोई खास दुश्मनी नहीं थी।
भले ही हम उसे हब के पीछे के मास्टरमाइंड से जुड़ा हुआ मानते हो, लेकिन हमारी अकादमी को ओलंपियन अकादमियों और यहाँ तक कि सनातन अकादमियों की तुलना में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक कि 9 क्षेत्रों में भी अन्य अकादमियों ने सबसे ज्यादा आलोचना झेली। हम इतनी दूर क्यों चले गए? और सैम पर दोष मरने की जहमत मत उठाओ। मुझे पता है कि यह मुद्दा हमारी तरफ से शुरू हुआ है। हम ही पहले दिन उसके कमरे के दरवाजे पर ब्लेड चलाने वाले पहले व्यक्ति हैं। बुजुर्ग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। यह एल्डर मेंडस ने हमें प्रतियोगिता से पहले ही चेतावनी दे दी थी कि सैम एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। शुरू कर दिया। सैम द्वारा फॉर्मेशन प्रतियोगिता में उसे शर्मिंदा करने के बाद उसका दबाव बढ़ गया। हालांकि बाद में हमें यह भी समझ में आ गया कि वह वास्तव में सहायक व्यवसायों में हमारी रैंकिंग के लिए एक खतरा है। हमने उसे इस वजह से नीचे गिराने की कोशिश की। जैसा कि आप जानते हैं, हमने गठबंधन बनाए, लेकिन इसका अंत इस तरह हुआ। उसने झल्लाहट में अपना माथा पकड़ लिया। उसे विश्वास था कि सैम ने निश्चित रूप से मेंडस द्वारा किए गए उपद्रव के कारण उनकी अकादमी को निशाना बनाया। उसे आश्चर्य हुआ कि उस बूढ़े आदमी ने ऐसा क्यों किया। वह दिन ऐसे ही बीत गया। सैम ने बाकी दिनों के लिए पूरी अकादमी खत्म नहीं की, दिन और बस कुछ लोगों की जान ले ली। अगले दिन हथियार बनाने की प्रतियोगिता का फाइनल। सैम भट्टी पर गया। केवल 16 लोगों के साथ ये बहुत बेहतर लग रहा था और भीड़ भाड़ भी कम थी। सैम ये देखने के लिए उत्साहित है कि आज उसे क्या बनाने को मिलेगा। एल्डर ने जल्द ही वह जानकारी दे दी जिसकी उसे आवश्यकता थी। प्रतियोगिता का फाइनल। हालांकि यहाँ 16 लोग हैं, हम नहीं जा रहे हैं टूर्नामेंट मोड के साथ, बल्कि आप सभी 16 लोग शीर्ष 16 पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। शीर्ष 10 में आने वालों को निश्चित रूप से बेहतर पुरस्कार मिलेंगे। शेष 6 को थोर अकादमी से केवल 7वां पुरस्कार मिलेगा। जहां तक आप क्या बनाने जा रहे हैं इसका सवाल है। पहली चुनौती, किसी के साथ अनुकूलन करने की आपकी क्षमता। एस के उत्पाद का परीक्षण किया गया है। दूसरी चुनौती है अपनी मूल बातें और फोर्जिंग तकनीक का परीक्षण करना। अब अंतिम चुनौती आपके हथियार निर्माण से संबंधित हर चीज का परीक्षण करेगी। डिजाइन, फोर्जिंग, कौशल, अनुकूलनशीलता। आपके पास बस कुछ आवश्यकताएं होंगी जिन्हें आपको अपने कौशल से पूरा करना होगा। इसके लिए हम हथियार सेट बना रहे हैं। हमारे इतिहास के विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार के हथियार प्रचलित रहे हैं और वे बड़े पैमाने पर क्षेत्र और संस्कृति के आधार पर भी बदलते रहे। जब युद्ध बहुत आम थे और समय बहुत बर्बर था, तब किसी भी तरह के कवच का महत्व आज की तुलना में बहुत अधिक था। मुझे कहना होगा कि राजनीति और आधुनिक युद्ध के विकास के साथ कवच को भी गुप्त तत्व के रूप में विकसित किया गया, जिससे वे बहुत लचीले और बहुत पतले हो गए, लगभग वैसे ही जैसे वे आपके रोजमर्रा के कपड़े हों। इन्हें बनाने के लिए जितनी भी तकनीक की आवश्यकता है वह परिष्कृत है, लेकिन पुराने कवचों का देहाती रूप और भव्यता आज के समय में लगभग लुप्त हो गई है। इसलिए मैं इस प्रतियोगिता का उपयोग अपने लाभ के लिए करने जा रहा हूं और गौरवशाली दिनों को फिर से जीना चाहूंगा। एक समय जब योद्धा बहुत अधिक समग्र होते थे और एक आयामी नहीं होते थे। इसीलिए आप सेट बनाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको एक सेट दिया जाएगा जिसे आपको बनाना होगा। आपके पास उन सभी हथियारों की सूची होगी जो उस सेट में होने चाहिए। बस इतना ही। जब तक आपके पास सभी हथियार नहीं होंगे, आपका सेट अधूरा माना जाएगा और आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो सेट में अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ सकते हैं, लेकिन इससे सेट के मूल कार्य में बाधा नहीं आनी चाहिए। बेशक कोई शिलालेख या संरचना भी नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी पसंद है। जहां तक टेस्ट की बात है, यह आपके हथियार सेटों के बीच एक टूर्नामेंट होगा। हमने इस अवसर के लिए कुछ विशेष लकड़ी की कठपुतलियां बनाई हैं। एक ही लंबाई, एक ही स्थायित्व और एक ही आयाम की 16 लकड़ी की कठपुतलियां हैं। आपको उस लकड़ी की कठपुतली के अनुरूप कवच भी बनाना होगा। कठपुतलियों में हमलों का एक बिल्कुल समान सेट कॉन्फ़िगर किया गया है। फिर 2 कठपुतलियों को एक दूसरे के खिलाफ सेट किया जाएगा। जो भी कठपुतली जीतेगी उसे उसी अवस्था में अगले दौर में ले जाया जाएगा, फाइनल तक, जहां अंतिम 2 बची हुई कठपुतलियां लड़ेंगी। अंत में युद्ध समाप्त होने के बाद विजेता कठपुतली द्वारा पहना गया हथियार सेट विजेता होगा। इसे बहुत निष्पक्ष रखने के लिए हमने आगे बढ़कर सभी के लिए एक ही तरह के हथियार सेट को चुना। एक ऐसा सेट जो अपने लुक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक शूरवीर के लिए एक पूर्ण प्लेट कवच सेट। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और सभी प्रतियोगियों को छोटे छोटे स्क्रॉल भेजे। सैम ने अपना स्क्रॉल पकड़ा। एक पूर्ण प्लेट कवच का बहुत ही सादा चित्र है। ये बहुत समान है 1400 के दशक में यूरोप के पूर्ण प्लेट कवच के लगभग समान। इसमें मानक लंबी तलवार, पूर्ण प्लेट कवच, एक ढाल, एक छोटा खंजर और बोल्टों के एक समूह के साथ एक क्रॉस धनुष है और एक पोलार्म हथियार को छोड़ना नहीं है। किसी कारण से परीक्षकों ने उन्हें विकल्प दिया। वे ये निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा ध्रुवीय हथियार कवच के लिए बेहतर होगा और उसे बना सकते हैं। सैम ने 16 उम्मीदवारों में से एक को देखा जो इस सूची में शामिल है। उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। पश्चिमी परियों की कहानियों से एक शानदार शूरवीर का वर्णन पृथ्वी पर वापस आता है। वह ईडन नामक एक अकादमिक क्षेत्र से है। लूसीफर भी उसी क्षेत्र से संबंधित था, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा कि वहां किस प्रकार के देवता होंगे। सैम ने अनुमान लगाया कि उस व्यक्ति को इन कवचों और हथियारों के बारे में बाकी लोगों से बेहतर जानकारी होगी। जहां तक उसके निर्णय पर विश्वास करने का सवाल है, यहाँ उसने जितने भी भगवान देखे और जितने भी देवताओं के समूह देखे, वे सभी पृथ्वी पर पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं को दर्शाते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि उस व्यक्ति का ईडन क्षेत्र से आने का सांस्कृतिक अनुभव यूरोप के समान ही होगा। उस आदमी की आंखों में उत्साह देखकर सैम को लगा कि उसका अनुमान काफी सही है। एल्डर ने उन्हें स्क्रॉल को अच्छी तरह देखने के लिए कुछ मिनट देने के बाद अपनी बात जारी रखी। आप हमारे पास मौजूद किसी भी धातु का उपयोग कर सकते हैं। आपको कुछ निजी सहायक दिए जाएंगे जो हर एक धातु और हमारे पास मौजूद मात्रा के बारे में जानते हैं। वे आपको जो भी चाहिए वो ला कर देंगे। आप सिर्फ अपने डिजाइन और फोर्जिंग प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बेशक आप अभी भी अपने खुद के संशोधित और उत्कीर्ण उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप केवल अकादमी द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। मैं फिर से जोर दे रहा हूं, कोई शिलालेख या संरचना नहीं। मैं आज धातु के काम की एक उत्कृष्ट कृति देखना चाहता हूं। समय सीमा के लिए आपके पास आधी रात तक का समय है। आप इसे उससे पहले जमा कर सकते हैं या आप इसे अंतिम मिनट तक जमा कर सकते हैं।
हालांकि यदि आपके पास आधी रात तक सेट के सभी तत्व नहीं हैं, तो आपको सीधे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसे दिमाग में रखो। अब आप शुरू कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने घोषणा की, सभी ने जल्दी जल्दी स्केचिंग शुरू कर दी। सबसे पहले उन्हें एक ऐसा डिजाइन तय करना होगा जो कार्यात्मक और दिखने में आकर्षक दोनों हो। उसके बाद ही वे इस पर काम शुरू कर सकते हैं। सैम ने एक क्षण सोचा और परिचारक को बुलाया। मुझे एक सादी और चिकनी लकड़ी की मेज चाहिए, उस कार्य बेंच के समान आयाम जो आपने मुझे दी थी। अटेंडेंट ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। टेबल सामने आ गई। सैम तैयारी से प्रभावित हुआ। फिर उसके हाथ के इशारे से टेबल की ऊपरी परत को रेत दिया गया, जिससे एक बहुत चिकनी सतह सामने आई। वह सतह कागज की तरह साफ है, यदि उससे बेहतर नहीं है। फिर उसने अपनी उंगली में प्रकाश तत्व को केंद्रित किया, जिससे एक लेजर बना। उसने सतह पर रेखाएं जलाकर चित्र बनाना शुरू किया। उसका दिमाग बेजोड़ गति से काम कर रहा था क्योंकि लेजर ने ठीक से काम किया और उसने सिर्फ 1 मिनट में स्केच पूरा कर लिया। वह गॉथिक स्टाइल का फुल प्लेट कवच बना रहा है। इसमें गतिशीलता और रक्षा के बीच सबसे अच्छा संतुलन है। यह मेल कवच या लैमेले से हल्का है, लेकिन फिर भी इसमें कुल मिलाकर अच्छी रक्षा है। आंदोलन में बाधा कम है। वह इतनी चौड़ी टेबल का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? उसका इरादा कवच को भागों में बनाना और फिर बाद में उन्हें जोड़ना है। अगर वह प्लेट को बड़े टुकड़ों में बनाता है तो यह आसान हो सकता है, हालांकि सामग्री की गुणवत्ता से समझौता होगा। वह ऐसा नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उसके पास इसके लिए कुछ और उपयोग भी है। वह एक नई धातु उपचार विधि आजमाना चाहता था और देखना चाहता था कि यह कितनी अच्छी तरह काम करती है। सभी तैयार घटक उस टेबल पर रखे जा सकते हैं और उनका उपचार किया जा सकता है, जिससे उसका काम करने का स्थान खाली हो जाएगा। बेशक उन्होंने उस तालिका का उपयोग प्रत्येक घटक के डिजाइन को पैमाने के बजाय वास्तविक आकार में बनाने के लिए भी किया। ऐसा करते समय उन्होंने एक उंगली से एक लेजर के बजाय 5 लेजर प्रक्षेपित किए, उन्हें अप्राकृतिक रूप से मोड़ा और एक ही समय में 5 चित्र बनाए। सभी घटकों को चित्रित करने में उन्हें 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगा। प्लेट कवच और हेलमेट, लंबी तलवार का ब्लेड, क्रॉस धनुष, बोल्ट के घटक, ढाल और हालबेट का ब्लेड और कर्मचारी अलग अलग। डिजाइन तैयार होने के बाद उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया, इस बारे में कोई विचार नहीं किया। पुनः जांच या सत्यापन। जबकि बाकी लोग अभी भी रेखाचित्र बनाने और आयाम निर्धारित करने में लगे हैं, सैम पहले से ही बड़ी मात्रा में धातु को गर्म कर रहा है। जैसे ही जानकार दर्शकों ने धातुओं के उनके चयन को देखा, एक बड़ी चर्चा छिड़ गई। क्या वह आदमी पागल है? वह इतने सारे अम्रिक्सियम का क्या कर रहा है कवच बनाने के लिए? वह ऐसा क्यों करेगा? वह चाहिए। शायद उसे इस बारे में कुछ नया पता चल गया है। वह शुरू से ही तरह तरह की चालें चलता रहा है। शायद इस बार भी कुछ अलग न हो। उस धातु से किस तरह की चाल चली जा सकती है? इसकी उच्च गुणवत्ता और लचीलापन के बावजूद आप जानते हैं कि इसका सही तरीके से उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। अम्रिक्सियम एक गहरा मैट काला पदार्थ जिसे आमतौर पर स्टील जैसी धातुओं में मिलाया जाता है ताकि अधिक लचीला मिश्र धातु बनाई जा सके। अम्रिक्सियम कठोर धातुओं की आघातवर्धनीयता को बढ़ाता है जिनमें आमतौर पर उच्च स्थायित्व होता है, लेकिन उनकी अपनी कोई स्वरूपता नहीं है। जब आप एक मिश्र धातु बनाने के लिए एक असामान्य रूप से कठोर धातु और अम्रिक्सियम का एक साथ उपयोग करते हैं, तो इसके निर्माण के चरण के दौरान जब यह अभी भी अत्यधिक तापमान में होता है, तो इसमें इतना लचीलापन होता है कि यह किसी भी चीज में बनाया गया। हालांकि एक बार मिश्र धातु उस अवस्था में कठोर हो जाए तो उसे फिर से बदलना मुश्किल होगा। इससे गतिज झटकों और स्लैश हमलों के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। एकमात्र कमी यह है कि अगर अम्रिक्सियम की मात्रा आदर्श नहीं है, अगर यह आदर्श अनुपात से थोड़ा भी बढ़ता या घटता है, तो यह विफल होने की संभावना है। या तो यह मिश्र धातु को बहुत लचीला बना देता है जिससे ये युद्ध में बहुत अधिक मुड़ जाएगा और विकृत हो जाएगा, या यह उच्च प्रभाव वाले हमलों के तहत फ्रैक्चर होने की संभावना को बढ़ा देगा। और अकादमिक क्षेत्र में भी केवल कुछ ही ज्ञात धातुएं हैं जो अम्रिक्सियम के साथ मिलकर उपयोग करने के लिए अच्छी हैं। उन्होंने केवल इन कुछ धातुओं के लिए आदर्श अनुपात का पता लगाया। हालांकि उनमें से कोई भी धातु कवच या ढाल बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इनका उपयोग ज्यादातर लचीले हथियार, कुछ जटिल कठपुतली घटक आदि बनाने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि हथियार बनाने के क्षेत्र में सीमित उपयोग के बावजूद इसकी मांग अभी भी अधिक है। अब वे ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि सैम इस धातु के साथ क्या करने जा रहा है, क्योंकि उसने इसे सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक धातु सेट बनाने के लिए लिया था। सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे। सैम ने सावधानीपूर्वक अम्रिक्सियम को गढ़ा। टुकड़ों को पर्याप्त रूप से गर्म करने के बाद उन्होंने उन्हें अपने द्वारा डिजाइन किए गए घटकों के आकार में पीटना शुरू कर दिया। आकार और बुनियादी माप जैसे लंबाई और चौड़ाई सभी एक जैसे हैं। हालांकि इन घटकों की मोटाई जो उन्होंने अम्रिक्सियम से निकाली थी, उनके द्वारा बनाए गए डिजाइन से मेल नहीं खाती थी, जिससे सभी की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उन्होंने एक और अनोखी बात देखी कि जब किसी घटक को आकार दे दिया जाता है और उसे पर्याप्त गर्मी दी जाती है कि उसका आघातवर्धनीयता उसकी सामान्य ठंडी अवस्था के बहुत करीब हो जाता है, तो सैम उस पर अपना हाथ रखता है और अपनी हेरफेर क्षमता के साथ साथ अपने धातु तत्व का उपयोग करता है। किसी को नहीं पता था कि वह ऐसा क्या कर रहा था। चूंकि धातु स्वयं बहुत लचीली होती है और उसे आसानी से आकार दिया जा सकता है, इसलिए वह घटकों को बहुत जल्दी खत्म करने में कामयाब रहा। उसने उन सभी को उनकी स्थिति में टेबल पर रख दिया। अब उसे प्रत्येक हथियार पर अलग से काम करने की जरूरत है। पहली चीज जो उसने खोजी वह थी लंबी तलवार। ये संभवतः सबसे आसान और सबसे तेज काम है जो वह इस समय कर सकते हैं। उन्होंने पहले से ही भट्टी में एक धातु रखी हुई थी। ये भी एक दुर्लभ धातु है। जब उन्होंने अम्रिक्सियम का इस्तेमाल किया तो किसी को भी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई, क्योंकि यह धातु अपनी सभी दुर्लभताओं के साथ एक सामान्य लोहायस्क की तरह दिखती है। इसका रंग, बनावट और यहाँ तक कि सामान्य परीक्षणों से प्राप्त होने वाली कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामान्य लोहायस्क जैसी ही होती हैं। हालांकि इस धातु को सोल स्टील कहा जाता है। इस अयस्क का निर्माण करना बहुत मुश्किल है और यह ज्यादातर उन इलाकों में उपलब्ध है जहां मृत्यु ऊर्जा व्याप्त है और बहुत सारे भूत रहते हैं। अयस्क के रूप में सोल स्टील का निर्माण लोहा अयस्क के समान ही है। हालांकि प्रारंभिक अवस्था में यदि उस क्षेत्र का परिवेश भूतों से भरा हुआ है और यदि वे भूत वहां से भागने में असफल हो जाते हैं और उनकी आत्मिक ऊर्जा परिवेश में फैल जाती है, तो अपने प्रारंभिक चरण में अयस्क इस ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा।
इसलिए ज्यादातर समय ये बहुत पहले के युद्ध के मैदानों में दिखाई देता है। धातु के स्थान का पता लगाने के लिए यही एकमात्र स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा कोई अन्य सुराग या तरकीब नहीं है। ये भी डस्ट की खोजों में से एक है। सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि उन्हें दर्जनों खदानें मिली। ऐसा लगता है कि दूर दूर तक फैलने के अपने फायदे थे। उसने सोल स्टील बनाना शुरू किया। उसने इससे 2 पतले ब्लेड बनाए। बेशक ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई उसके मूल डिजाइन के समान ही है। जिस तरह उसने एम्ब्रिक्सियम से पतला ब्लेड बनाया था, उसी तरह उसने इसे भी बनाया। जब वे ब्लेड तैयार हो गए तो उसने उन्हें बहुत कम तापमान वाली भट्टी में रखा। इस बीच उसने एम्ब्रिक्सियम ब्लेड को एक निश्चित सीमा तक गर्म किया। जब सोल स्टील ब्लेड और एम्ब्रिक्सियम ब्लेड वांछित तापमान पर पहुंच गए तो उसने उन्हें ले लिया। उसने एम्ब्रिक्सियम को सोल स्टील के साथ सैंडविच किया और उन्हें एक साथ पीटा। जब वे एक ब्लेड बन गए तो उसने उस पर अपना हाथ रखने से पहले उसे एक बार फिर से गर्म किया और उस गर्म अवस्था में अपने धातु तत्व का उपयोग किया। ब्लेड और उसके टैंक का काम पूरा होने के बाद उन्होंने इसे ठंडा होने के लिए हवा में तैरने दिया, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह अपने अंतिम उपचार के लिए तैयार होने तक किसी और चीज के संपर्क में न आए। बचे हुए सोल स्टील से उसने क्रॉसबो के कुछ घटक और बोल्ट का एक गुच्छा बनाया। इसके बाद क्रॉसबो के मुख्य भाग के लिए उसने कुछ राइनो गोल्ड निकाला। उसने इसे पाउडर अवस्था में बनाया, कुछ सांचे बनाए जिसमें उसने पतली एम्ब्रिक्सियम बॉडी रखी और फिर बाकी को राइनो गोल्ड पाउडर से भर दिया। राइनो गोल्ड अपने ताप प्रतिरोध, शीत प्रतिरोध, विरूपण आदि के लिए जाना जाता है। और उन्होंने जो क्रॉसबो डिजाइन किया है वह ऐसा है जिसे शूरवीर अपनी बांह पर पहन सकता है। जिस तरह से उन्होंने इसे डिजाइन किया है उससे वे इसे आम गार्ड पर आसानी से लगा सकते हैं। एक बार जब उसने सांचे को भट्टी में डाल दिया और उसे एक साथ मिला दिया तो मुख्य भाग तैयार हो गया। उसने इनको अपने चारों ओर हवा में भी उड़ाया। अब ढाल, उसने कुछ और गेंडे का सोना लिया और उससे 2 परतें बनाई। उसने इन 2 परतों के बीच में एम्ब्रिक्सियम को सैंडविच किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने तलवार के साथ किया था। एक बार फिर उसने अपनी धातु तत्व वाली बात की। हालांकि सैम को ऐसा लग रहा था कि वह तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे दौड़ पूरी करने में 3 घंटे लग गए हैं। उसे पूरे शरीर में पसीना आ रहा है और वह थोड़ा थोड़ा हाँफ रहा है। उसकी बांह की मांसपेशियों में भी थोड़ा दर्द हो रहा है। हालांकि तुलनात्मक रूप से वह बाकी प्रतियोगियों से बहुत आगे है। हालांकि सभी ने जालसाजी शुरू कर दी है, फिर भी उनमें से कुछ अभी भी अपनी डिजाइन संबंधी खामियों को ठीक कर रहे हैं, जिनके बारे में उन्होंने जालसाजी करते समय पहले नहीं सोचा था। इस बीच सैम ने एक और दुर्लभ धातु ले ली। यह ऊपर बताए गए 2 में से दुर्लभ है। शून्य पत्थर धातु। ये धातु सैम ने डस्ट से प्राप्त नहीं की, बल्कि यह वही है जो उसने अकादमिक क्षेत्र के छात्रों से फिरौती के हिस्से के रूप में शोषण किया था। इस धातु की खासियत यह है कि इसे केवल 2 स्थानों पर प्राप्त किया जा सकता है। एक तो किसी ग्रह पर गिरे विशेष उल्कापिंडों से तथा दूसरा किसी मरते हुए ग्रह के केंद्र से। सैम को अभी तक उनमें से किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है। इस धातु में बहुत ही अनोखे गुण हैं। खास तौर पर इसका शॉक एब्जॉर्प्शन किसी भी अन्य धातु की तुलना में बहुत बढ़िया है। अगर सैम ने नोबल लीग के सबसे बड़े कबीलों में से एक के वारिस को बंधक न बनाया होता तो वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। सैम के हाथों में खाली पत्थर की धातु को देखकर भीड़ में बहुत उत्साह था। सैम ने बाहरी वस्त्र भी उतार दिया और नंगे सीने खड़े होकर धातु पर प्रहार करना शुरू कर दिया। शून्य पत्थर धातु को बनाना भी कठिन है और जितना अधिक ये प्लास्टिक अवस्था के करीब है, एक ऐसी अवस्था जिसमें धातु बिना टूटे किसी भी विकृति से नहीं गुजरती है, ये सबसे कठिन है जो कभी भी हो सकता है। उस प्लास्टिक अवस्था तक पहुंचने के लिए उसे इस पर अत्यधिक दबाव डालना होगा। वह अन्य चालें नहीं अपना सकता जैसे उसने राइनो गोल्ड और सोल स्टील के साथ किया था। एक बार फिर उन्होंने कवच के प्रत्येक घटक की 2 पतली परतें बनाई। ये भी काले रंग का है, इसलिए काले घटकों की 3 परतें एक साथ जाली हैं। उन्होंने एक बार फिर इन घटकों के साथ भी धातु तत्व वाली बात की। अगर पहले कुछ घटकों को बनाने में 3 घंटे लगे तो अकेले इस कवच को बनाने में लगभग 4 घंटे लगे। सौभाग्य से उन्होंने कई छोटे घटक या कुछ जटिल डिजाइन नहीं जोड़े, अन्यथा कौन जानता है कि कैसे ये लंबे समय तक रहेगा। लेना, मध्य रात्रि से पहले अभी भी लगभग 7 घंटे बाकी हैं। सैम ने उन्हें हवा में इधर उधर घुमाया और उनके ठंडा होने का इंतजार किया। जब उनका काम पूरा हो गया तो उसने उन्हें लकड़ी की मेज पर उनकी स्थिति में रख दिया। अब अंतिम चरण है। हालांकि सैम की फोर्जिंग प्रक्रिया परिष्कृत है और बहुत अच्छी है, फिर भी इसके घटक इस समय उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। सैंडविच की गई धातुएं अलग अलग बनावट के साथ थोड़ी अजीब लग रही हैं। और हालांकि उन्होंने जो परतें बनाई थी वे बहुत पतली थी, एक साथ मिलाकर वे अच्छी नहीं लगती थी। जो परिष्कृत था और यहाँ तक कि थोड़ा भारी भी लग रहा था। अपने हाथ की एक लहर से सैम ने मेज के सभी 4 पैरों को हटा दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। धीरे से पीछे फिर वह जमीन पर बैठ गया और घटकों की ओर मुंह करके बैठ गया। उसके हाथ हिलाने पर उसके सामने कई अंतरिक्ष शहर प्रकट हो गए। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर एक सुनहरी चमक के साथ चमकने लगा, जबकि धातु के घटक मेज से सिर्फ 2 इंच ऊपर उठने लगे। उनमें से प्रत्येक के बीच अभी भी एक उचित दूरी थी और वे एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते थे। दूसरे की प्रक्रिया। सैम के चारों ओर सुनहरी रोशनी सघन होने के साथ ही तीव्र हो गई। यह प्रकाश तत्व है और अत्यधिक सांद्रता के साथ यह इतनी गर्मी पैदा कर सकता है कि किसी भी लौ से मुकाबला कर सके। यहाँ उसी समय उसने जो भी स्पेस जेट रखा था उसमें से खून की एक धार निकली। ये खून किसी भी तरह के सामान्य खून से असामान्य रूप से गाढ़ा और सघन था। हर धार में अलग अलग निशान भी थे, स्वर और बनावट। जल्द ही धातु के घटक उस स्तर तक गर्म हो गए जिसकी सैम को आवश्यकता थी। फिर उसने लकीरों को ऊन तक ले जाना शुरू किया। हर लकीर कई छोटी लकीरों में बंध गई और जल्द ही रक्त प्रत्येक धातु के चारों ओर लिप गया। कवच के सभी घटक एक ही प्रकार की धातु से लिपटे हुए थे। तलवार एक प्रकार की थी, बोल्ट अलग प्रकार के थे तथा क्रॉसबो बॉडी और ढाल अलग प्रकार के थे। प्रत्येक रक्त की अपनी विशेषताएं होती हैं। तीव्र गर्मी के कारण रक्त वाष्पित होने लगा, लेकिन अंतरिक्ष से रक्त की निरंतर आपूर्ति होती रही और यह घटकों के चारों ओर लिपटता रहा। कम से कम यही तो बाकी सब लोग उसके कामों से देख सकते थे। हालांकि पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे कोई देख या अनुमान नहीं लगा सकता। प्रकाश तत्व के साथ साथ सैम अपने धातु तत्व का भी इस्तेमाल कर रहा है और यह रक्त पर है।
जब रक्त गर्म हो रहा होता है तो वह रक्त लोहे को अलग करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा होता है। उस गर्म रक्त लोहे को इन घटकों के माध्यम से बलपूर्वक गति दी जा रही है। वे हैं परतों के साथ विलय और संबंध बनाना, अतिरिक्त गर्मी और सैम के हेरफेर के साथ ये सब कुछ है। एक मिश्र धातु में बदल रहा है। प्रत्येक रक्त को अलग अलग प्रजातियों से निकाला जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रक्त में अद्वितीय लौह तत्व प्राप्त होता है। विशेषताएं। आधी रात से 1 घंटे पहले तक सैम वहीं बैठा रहा और वही करता रहा जो वह कर रहा था। इस बीच बाकी लोगों ने अपने सेट तैयार कर लिए और उन्हें अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। सैम ने अंततः 20 मिनट के बाद अपनी आंखें खोली। उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की अपेक्षा की। खून अभी भी हथियारों और कवच को ढंक रहा था। उसने बस गर्मी कम कर दी। उसने कवच के टुकड़ों को जोड़ने के लिए अपने हाथ हिलाए। हाल्बर का सिर शाफ्ट से जोड़ा जा रहा है, ब्लेड को लंबी तलवार के हैंडल में लगाया जा रहा है, क्रॉस धनुष को जोड़ा जा रहा है, फिर कवच को। जबकि ये चीजें अलग अलग इकट्ठी की जा रही थी, परिचारक लकड़ी की कठपुतलियों को प्रतियोगियों के पास ले आए। प्रतिभागी स्वयं कठपुतलियों पर कवच लगा सकते हैं, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रक्रिया में कोई मानवीय त्रुटि न हो। बेशक उनके पास एक और विशेषाधिकार भी है। प्रतियोगी कठपुतली में कुछ चालें प्रोग्राम कर सकते हैं। हालांकि वे कुछ जटिल चालें नहीं हो सकती और वे मौजूदा चालों में समायोजन भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। वे केवल वही प्रोग्राम कर सकते हैं जो उनके हथियारों के उपयोग से संबंधित हो। उदाहरण के लिए वे यह नहीं बता सकते कि इसकी शूटिंग की सटीकता कैसे बढ़ाई जाए या क्रॉसबो द्वारा की जाने वाली क्षति को बढ़ाने के लिए ऊर्जा परिसंचरण में सुधार कैसे किया जाए। वे केवल अपने क्रॉसबो का तंत्र दिखा सकते हैं। अगर उनकी लंबी तलवार सामान्य लंबी तलवार से अलग है तो वे उसे तलवार पकड़ना सिखा सकते हैं। अगर उनका पोलार्म हथियार खास है और मानक मॉडल का नहीं है और उन्होंने उसमें कुछ बदलाव किया है तो वे उसे इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं। सैम ने हथियारों को इकट्ठा करने में अपना समय लगाया। जब उसने हथियार इकट्ठा कर लिए तो उसने उन्हें लकड़ी की कठपुतली पर फेंक दिया, जबकि वह अभी भी खून से लथपथ था। इसलिए कवच पहने जाने के बावजूद कोई भी यह नहीं समझ पाया कि इसका वास्तविक स्वरूप कैसा है। जब यह पूरी तरह से पहना गया तो सैम ने गहरी सांस ली और खून गिरा दिया, मानो उस पर से लाल मलमल हटा दिया गया हो। रक्त तरल रूप से नीचे गिरा, जिससे कवच सबके सामने प्रकट हो गया। लोगों के भावों को व्यक्त करने के लिए केवल एक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, वह है विस्मय। उन्होंने जो देखा वह एक लकड़ी की कठपुतली थी जिसने एक पतली गोथिक शैली का कवच पहना हुआ था। कवच काले रंग का था, लेकिन उसमें लाल रक्त का रंग था। रक्त का रंग बहुत स्पष्ट था और बिल्कुल भी अस्पष्ट नहीं था। इससे निकलने वाली खूनी चमक ने कवच और हथियारों को एक खतरनाक लेकिन राजसी रूप दे दिया। हेलमेट ने कठपुतली के सिर को पूरी तरह से ढक दिया, केवल उसकी आंखों और नाक के लिए जगह छोड़ी। कवच में कोई खास पैटर्न नहीं था, लेकिन उन्होंने पाया कि जोड़ों में कोई गैप नहीं है। इसके बजाय इसके नीचे खून के रंग की धातु की परत थी। ये कपड़े जितना लचीला है लेकिन चेनमेल जितना टिकाऊ है। चेस्ट प्लेट, शोल्डर गार्ड, आर्म गार्ड बहुत ही सरलता से बनाए गए हैं। कोई पैटर्न नहीं है, कोई जटिल डिजाइन नहीं है, यहाँ तक कि पेट को ढकने वाले हिस्से पर भी नहीं। एकमात्र उल्लेखनीय बात यह है कि सैम ने छाती की प्लेट के बाईं ओर अपना दोहरा एस चिन्ह अंकित किया है। कठपुतली के दाहिने हाथ में तलवार है, पीठ पर हल्बर लटका हुआ है। सैम ने इसके लिए एक अटैचमेंट बनाया है। अब ढाल और क्रॉसबो। क्रॉसबो को बाएं हाथ की आर्म गार्ड पर लगाया जाता है और वह क्रॉसबो ढाल के लिए लगाव के रूप में भी काम करता है। इससे क्रॉसबो को छिपाने में मदद मिलती है। जब धारक चाहे तो वह सीधे हाथ को आगे बढ़ाकर गोली चला सकता है। ढाल को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि बोल्ट को उसके शरीर से कोई बाधा न पहुंचे। सब कुछ काले रंग के ऊपर रक्त लाल रंग से चमक रहा है। यह देखने में बहुत बढ़िया है और कार्यात्मक भी लगता है। हालांकि बाद वाले को परखना होगा। एक बात तो उन्हें पक्की है कि अगर उन्होंने कवच और हथियार ऐसे ही देखे होते तो उन्हें कभी अंदाजा नहीं होता कि सैम ने अलग अलग परतों का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें एक साथ जोड़ दिया। ये बहुत साफ है और ऐसा लगता है कि इसे ऐसे ही बनाया गया है। इस पर किसी भी प्रकार के काम के कोई संकेत नहीं है। सैम ने एक गहरी सांस ली और जमीन पर बैठ गया। उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। वह पसीने से लथपथ है और उसकी बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। वह सिर्फ 20% या उससे भी कम पर है। अगर कोई हमला करता है, अब यदि वे उससे थोड़े अधिक शक्तिशाली होते तो उसे उन्हें मारने में थोड़ी परेशानी होती। वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था और उसने कुछ शराब निकाल ली। समय जल्द ही खत्म हो जाएगा। सभी 16 लोगों ने इसे पूरा कर लिया और परीक्षण शुरू हो गया। उन्होंने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया और बस लॉटरी निकाल दी। सैम का 8वां द्वंद्व आखिरी है। मेंसन का पहला है। मंच पर आते ही मेंसन का कवच चमक रहा था। ये चांदी और सोने के रंग के घटकों से बना है जो भव्य और शानदार लग रहा है। उन्होंने ढाल में कुछ बदलाव किए हैं, जबकि क्रॉसबो को एक अटैचमेंट के माध्यम से पीठ पर लटकाया गया है। लंबी तलवार कमर से लटकी हुई है और कठपुतली ने मुख्य हथियार के रूप में भाला उठाया हुआ है। जहां तक ढाल के संशोधनों की बात है तो इसकी सतह पर कुछ नुकीली धारें हैं तथा ढाल के किनारे असामान्य रूप से तीखे हैं। उसके प्रतिद्वंद्वी के पास भी एक सुंदर कवच था, कई दुर्लभ धातुओं से बना कवच। सैम उन्हें देखकर ही पहचान सकता था। उनका उपयोग इतना स्पष्ट था। लड़ाई शुरू हुई। कठपुतलियों ने मानक युद्ध चालें निभाई। मेंसन की कठपुतली ने भाला आगे बढ़ाया, जबकि विरोधी ने उसे ढाल से रोक दिया। उसने बचने की कोशिश नहीं की, जैसा कि परीक्षक ने पहले बताया है। फिर उस कठपुतली ने अपनी तलवार निकाली और हमला कर दिया। मेंसन की कठपुतली ने ढाल और हमलों से इसे रोक दिया। यह आदान प्रदान तब तक जारी रहा जब तक कि प्रतिद्वंद्वी की ढाल इसे और नहीं संभाल सकी। कठपुतली की चालें बहुत सटीक थीं और दोनों एक ही नीरस तकनीक से आगे बढ़ रहे थे। इससे भाला बार बार ढाल के एक ही स्थान पर लगा। किस्मत से भाला ढाल के पतले हिस्से पर लगा जो किनारे के करीब था। तारांकन टकराना। भाला सीधा उसके हाथ में जा घुसा। हाथ को ढकने वाला आर्म गार्ड बड़ी मुश्किल से उसे रोक पाया, लेकिन विक्षेपण एक बड़ी गलती थी। कठपुतली ने भाले को पीछे खींच लिया क्योंकि यह विक्षेपित था। यह तिरछा चला गया और ढाल में बने छेद में फंस गया। जब कठपुतली ने उसे बलपूर्वक खींचा तो वह भाले के साथ ढाल भी वापस ले आई। चूंकि कठपुतली ने जानबूझकर ढाल को नहीं छोड़ा था, इसलिए इस प्रक्रिया में उसकी उंगलियां और अग्रबाहु टूट गई। साथ ही हाथ की रक्षा करने वाला आवरण भी विकृत हो गया।
कठपुतली ने अपने प्रोग्रामिंग के आधार पर दूसरे हथियार चुने। उसकी पीठ पर भला और क्रॉसबो, लेकिन वह टूटा हुआ हाथ किसी काम का नहीं है। जब उसने भला उठाया तो अग्रबाहु इसके भार के नीचे पूरी तरह से झुक गया। मेंसन की कठपुतली निश्चित रूप से नहीं रुकी। बैंग 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 हमले कवच पर हुए। एक बार फिर उसी बिंदु पर न्यूनतम बचाव के साथ कवच खुल गया और भला कठपुतली में गहराई तक घुस गया। जिस प्रकार एक किसान मर जाता है उसी प्रकार कठपुतली भी गिर गई। मेंसन जीता। सैम ने अजीब भाव से मंच की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे मंच पर आना चाहिए या नहीं। प्रभावित या निराश, ये हथियार निर्माण प्रतियोगिता का फाइनल है, इसलिए निष्पक्षता से कहें तो उन्हें इन कठपुतलियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा की उम्मीद थी। हालांकि कुछ बुनियादी चालों को निष्पादित करने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं। कुछ हमलों के बाद हथियार तुरंत विफल हो गए। ये बहुत ही नीरस है। प्रतियोगिताएं जारी रहीं। एकमात्र रोचक आदान प्रदान हेफेस्ट छात्र और विश्वकर्मा छात्र के बीच हुआ। उनके दोनों सेट वास्तव में मजबूत और कार्यात्मक थे। उनका बचाव बहुत बढ़िया है। ढालें एकरूप थी और पूरी तरह से काम कर रही थी। उनके क्रॉसबो भी ठीक से काम कर रहे हैं। हालांकि हेफेस्ट छात्र के कवच में गति में कुछ लचीलापन की कमी थी। कुछ ज्यादा ही कठोर हो गए हैं। जब तलवार का वार वहां हुआ तो जोड़ टूट गया और हाथ उजागर हो गया। उसे एक हार ने धीरे धीरे कमजोर कर दिया। यह एक अपेक्षाकृत करीबी मुकाबला था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक स्पष्ट जीत है। विश्वकर्मा छात्र जीता। विश्वकर्मा अकादमी के दूसरे छात्र ने आगे बढ़कर प्रतिद्वंद्वी को ध्वस्त कर दिया आसानी से। बाकी मैच कुछ खास नहीं थे। सैम का अपना मैच भी इसमें शामिल था। उसकी कठपुतली स्टेज पर चली गई। जांचकर्ताओं को उसमें से खून की प्यासी आभा महसूस हुई, जो किसी भी गैर आत्मिक हथियार में मौजूद नहीं होनी चाहिए और निश्चित रूप से उन कठपुतलियों में नहीं जो उन्होंने खुद बनाई है। उन्होंने इसका कारण रक्त लौह और सैम द्वारा दिए गए उपचार को बताया। प्रतिद्वंद्वी का कवच अधिक चमकदार लग रहा था, लेकिन नजदीक से देखने पर यह उसकी तुलना में फीका लग रहा था। तारांकन टकराना। जब हमला हुआ, सैम की कठपुतली ने हमले को मजबूती से रोका और लंबी छलांग लगाई। तलवार। प्रतिद्वंद्वी की कठपुतली ने हमले को रोक दिया। हालांकि जब अगली बार बातचीत हुई तो परीक्षकों के चेहरे पर उदासी छा गई। किसी कारण से प्रतिद्वंद्वी की कठपुतली उन्हें थोड़ी धीमी लगी। बहुत अच्छी तरह से नहीं। सीमा बहुत ही सूक्ष्म। उन्हें लगा कि वे पागल हो रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत नहीं थे। 10 चालों के बाद सैम के कवच या प्रतिद्वंद्वी के कवच पर कोई निशान नहीं है। हालांकि विपरीत कठपुतली अचानक जमीन पर गिर पड़ी। सभी लोग स्तब्ध होकर चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। कठपुतली अचानक कहीं से गिर गई। एल्डर ने आगे बढ़कर उसकी जांच की। कवच अभी भी ठीक है। लकड़ी की कठपुतली को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए ये शारीरिक नहीं है। उसने सैम को एक तीखी नजर से देखा, इससे पहले कि वह कठपुतली के कोर की जांच करता। वहां है। उसने देखा कठपुतली का केंद्र उस आत्मा से रहित है जो उस पर मोहित थी। आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई, मानो वह वहां थी ही नहीं। एल्डर खड़ा हुआ और सैम की कठपुतली की ओर चला गया। मैं आपके हथियारों की जांच करना चाहूंगा, कृपया करें। सैम ने आज्ञा मानी। एल्डर ने कवच पर अपने हाथ रखे। आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई और सभी घटकों को कवर करते हुए एक रूनिक शिलालेख में बदल गई। उसकी आंखें चमक उठी। यह अवलोकन क्षमता पर उसका अपना संस्करण रहा होगा। वह 3 मिनट तक उसी अवस्था में रहा और फिर आह भरी। उसने कवच की सतह को महसूस किया और अपनी जीभ चिटकाए। विजेता सैम। उन्होंने वहीं खड़े खड़े ही घोषणा की। कैसे? उसने जरूर धोखा दिया होगा। कठपुतली को कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्षति सिर्फ शारीरिक नहीं होती, उससे भी कहीं बढ़कर कुछ है। और आपके शब्दों और लहजे को देखते हुए क्या यह मानना गलत होगा कि आप इंटर अकादमी टूर्नामेंट में जज की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं? एल्डर ने कड़ी फटकार लगाई। प्रतिद्वंद्वी को समझ में नहीं आया कि क्या कहे और वह एक कदम पीछे हट गया। क्या बकवास हो रहा है? उसने मन ही मन कोसा और अपनी अकादमी के उस बुजुर्ग की ओर देखने लगा जो दर्शकों के बीच खड़ा था। बुजुर्ग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जज से पूछा, क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? बुजुर्ग ने सैम की ओर देखा और कहा, मैं इस बात का खुलासा करने की स्थिति में नहीं हूँ। हालांकि मैं अपने निर्णय पर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा सकता हूँ। सैम के हथियार सेट ने बिना किसी तरह के अंडरहैंड खेल के निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से जीत हासिल की। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और अपने शिष्य को ले गए। सैम मुस्कुराया और अपना कवच नीचे कर दिया। प्रतियोगिता चलती रही। मेंसन ने दूसरा राउंड भी जीत लिया। विश्वकर्मा अकादमी के छात्रों ने भी जीत लिया। सैम ने भी दूसरे राउंड में इसी तरह जीत हासिल की। ये लड़ाई भी एंटी क्लाइमेटिक है। उन्हें समझ में नहीं आया कि सैम कैसे जीत रहा है। इतने सारे शानदार हथियार होने के बावजूद भी वे यह नहीं देख पाए कि यह कितना कारगर है। यहाँ तक कि उनके विरोधी भी इस बात से नाराज हैं। अगला राउंड मेंसन और पहले विश्वकर्मा छात्र के बीच है, फिर सैम और दूसरे विश्वकर्मा छात्र के बीच। इस एहसास ने ज्यादातर लोगों का ध्यान सैम के मुद्दे से हटा दिया। जुआरी अकादमी बनाम विश्वकर्मा अकादमी, वह भी अंतर अकादमी टूर्नामेंट के फाइनल में। ये चीजें पहले भी होती रही हैं, कुछ क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में या कुछ निम्न स्तर के टूर्नामेंटों में, लेकिन ये पहली बार है कि इतने बड़े आधिकारिक टूर्नामेंट में ऐसा हुआ है। परिणाम चाहे जो भी हो, पहले 4 स्थानों पर ये दोनों अकादमियां ही हैं और उन्हें लगता है कि गैम्बलर अकादमी इस मामले में पीछे नहीं रहेगी। सैम का सेट, इस पर अभी तक किसी तरह का दबाव नहीं पड़ा है। इसमें कोई खरोंच या टूट फूट तो दूर की बात है, इसमें एक हल्की खरोंच भी नहीं आई। यह उतना ही साफ सुथरा है जितना तब था जब इसे जोड़ा गया था। यहाँ तक कि चमक भी जरा सी फीकी नहीं पड़ी है। मेंसन पहले गए। बैंग 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 हमले लगातार जारी थे और आदान प्रदान वास्तव में बहुत संतुलित था। हालांकि जल्द ही मेंसन का कवच जवाब दे गया। भाला छेद में घुस गया और कठपुतली को छेद दिया। मेंसन हार गया, लेकिन वो बहुत निराश नहीं था। उसे अभी एक और मुकाबला करना है। सैम की दूसरे विश्वकर्मा छात्र के साथ लड़ाई के बाद जो जीतेगा वह फाइनल में जाएगा, जबकि हारने वाला तीसरे स्थान के लिए मेंसन से लड़ेगा। इसलिए ये वास्तव में उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है। उसके पास तीसरे स्थान पर पहुंचने का मौका है और वह अभी भी अंतिम चरण में है। उसके पास दूसरे ग्रेड में कुछ समय है और वह सुधार कर सकता है। अगला मैच जल्द ही शुरू हो गया। सैम की कठपुतली पहले मंच पर गई। विश्वकर्मा विद्यार्थी को उम्मीद थी कि वह जीत जाएगा।
घबराहट में उसने अपने नाखून चबा लिए। तारांकन टकराना। सैम की कठपुतली ने दुश्मन की तलवार के पहले हमले को रोक दिया। बैंग बैंग बैंग। जैसे जैसे तलवार लगातार आती गई, वह ढाल के किनारे पर आकर टिक गई। तारांकन दरार। पर्याप्त हमलों के साथ तलवार पर एक दरार दिखाई दी, जबकि ढाल के किनारे पर एक गड्ढा दिखाई दिया। कठपुतली ने तलवार को फिर से एक अलग दिशा में घुमाया और सैम की कठपुतली ने हमले को रोकने के लिए ढाल के एक अलग हिस्से का इस्तेमाल किया। तारांकन टकराना। तलवार टूट गई। पिछली लड़ाइयों में इसे बहुत नुकसान हुआ था, ये पहले से ही इतना अच्छा है कि सैम की ढाल में सेंध लग गई है। ये नुकसान का पहला संकेत है। दुश्मन की कठपुतली ने तलवार नीचे गिरा दी और भाले को अपनी पीठ पर रखने के लिए हाथ ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, ऐसा लगा कि उसकी गति अचानक धीमी हो गई। उसकी हरकतें धीमी हो गईं, जिससे एक बड़ा सा छेद हो गया। तारांकन टकराना। सैम की कठपुतली ने लंबी तलवार को बगल से काट दिया। तारांकन स्लैश। ये कवच के क्षतिग्रस्त और विकृत हिस्से पर गिरा। तलवार उसके आर पार हो गई। सीधे एक ही वार से कवच के साथ साथ लकड़ी की कठपुतली का एक बड़ा टुकड़ा भी कट गया। जैसे ही वह टुकड़ा जमीन पर गिरा, कठपुतली भी गिर गई। सेमीफाइनल के लिए बस इतना ही है। सैम ने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। वह बिल्कुल भी निराश नहीं था। प्रतिद्वंद्वी बस अपनी गिरी हुई कठपुतली को देख रहा था और फिर सैम की कठपुतली को। मंच पर चढ़ते समय उसने अपनी उंगलियां अपनी ठुड्डी पर रगड़ी और सैम के हथियारों को करीब से देखा। क्या मुझे अनुमति है? उसने सैम से पूछा। सैम ने बस कंधे उचका दिए। दूसरे पक्ष ने कवच और तलवार को ध्यान से देखा और ऐसा लगा जैसे उसे कोई रहस्य उद्घाटन हो गया हो। क्या ये सोल स्टील है? उसने सैम से पूछा। सैम ने सिर हिलाया और दूसरे पक्ष ने जीभ चिटकाए। उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। सोल स्टील की कीमतीता सिर्फ इसकी दुर्लभता से नहीं, बल्कि इसकी क्षमता से आती है। सोल स्टील में एक है। अपनी प्राकृतिक अवस्था में ये सबसे खतरनाक क्षमताओं में से एक है। जब कोई व्यक्ति आवश्यक तैयारी के बिना अयस्क को छूता है, तो वह अपनी आत्मा खो देता है। यह उनकी आत्मा की शक्ति को थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर देगा, भले ही संपर्क अप्रत्यक्ष हो, जैसे तलवार या छड़ी से। हालांकि एक बार अयस्क को परिष्कृत करने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि यह अपनी क्षमता खो देता है। यही कारण है कि केवल बहुत उच्च स्तर के मास्टर ही सोल स्टील पर काम करते हैं। अभी सैम की तलवार और ढाल जो सोल स्टील से बनी है, कठपुतली के अंदर छिपी आत्मा से संपर्क कर रही है। उस अप्रत्यक्ष कनेक्शन के बावजूद वह आत्मा समाप्त हो रही है और कठपुतली अंततः ढह रही है। प्रतिद्वंद्वी ने प्रशंसा में आह भरी। जब हर कोई शारीरिक हमलों से बचाव के लिए एक महान मिश्र धातु बनाने के बारे में सोच रहा था, सैम ने हर किसी की सोच को पार कर लिया और मानसिक दुनिया को निशाना बनाने के लिए आत्मा स्टील का उपयोग किया। और कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि वह पर्याप्त रूप से सक्षम है और उसने सभी आधारों को कवर किया है, और वे नहीं पा सकते। दोष यह है कि कठपुतली की आत्मा कमजोर है। चाहे वह साधक ही क्यों न हो, उसकी आत्मा की शक्ति बच नहीं पाएगी। किसानों से निपटने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन अंततः वे भी गिर जाएंगे। प्रतिद्वंद्वी ने उसी अकादमी के अपने दोस्त की ओर मुड़कर कहा, तुम यह नहीं जीत सकते, हार मान लो, हम कम से कम जल्दी तो निकल सकते हैं। जज इस सुझाव से थोड़ा हैरान थे। इसे बेहद गलत माना जा सकता है। हालांकि उसके दोस्त ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, जरूर, अगर तुम कहो तो। वह तुरंत प्रतियोगिता से हट गया। तब मंच पर मौजूद प्रतिद्वंद्वी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपना हाथ सैम की ओर बढ़ाया। बहुत बढ़िया काम। मैं वास्तव में आपको हमारी अकादमी में शामिल होने के लिए बधाई देता हूँ। मुझे यकीन है कि हमारे बहुत से प्रशिक्षकों ने ऐसा किया होगा। इस शिल्पकला में आपके कौशल की सराहना की। सैम ने उसका हाथ हिलाया और उसे धन्यवाद दिया। फिर प्रतिद्वंद्वी ने मेंसन की ओर देखा। क्या आप तीसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहेंगे? मुझे उम्मीद है कि हम इसे ड्रॉ घोषित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप। उन्होंने कहा, मैं प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हूँ। मेंसन ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्यों? उसने अपने सेट को देखा और फिर उस आदमी के सेट को। मेंसन वास्तव में आश्वस्त नहीं है, सिवाय इसके कि एक स्थान पर जहां पर हमला हुआ था, बाकी कवच अभी भी प्रभावी है। ढाल को बमुश्किल नुकसान पहुंचा है और भाले का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। हालांकि उसका अपना सेट है। बहुत अधिक क्षति हुई। इसकी बहुत अधिक संभावना है कि वह हार जाएगा। मुझे अभी कुछ प्रेरणा मिली है और मैं पहले ही वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए ड्रॉ कोई बड़ी बात नहीं है। मेंसन दंग रह गया। कोई व्यक्ति सिर्फ किसी कारण से इस तरह अपनी रैंक छोड़ सकता है। प्रेरणा। उसने बस सिर हिलाकर सहमति जताई। बस इसी तरह पूरी प्रतियोगिता एक दूसरे विरोधी पर आ गई। चरमोत्कर्ष अंत। बुजुर्ग थोड़े असंतुष्ट थे, दर्शक भी, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। सैम मंच पर गया और कठपुतली से सेट हटाना शुरू कर दिया। जज उसके पास आए और बोले, आपका कौशल वाकई बहुत अच्छा है। बहुत बुरा हुआ, सेट पर चमकने के लिए कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था। मैं वास्तव में, काश मैं इसे इसकी पूरी महिमा में देख पाता। सैम को तारीफ से कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वो मुस्कुरा दिया। इसकी चिंता मत करो, बस थोड़ी देर में शहर में आ जाओ। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, सेट लगा दिया जाएगा। अच्छे उपयोग के लिए। सैम ने कवच के साथ अकादमी छोड़ दी। उसने इसे स्टोरेज में नहीं रखा। इसके बजाय उसने चलते समय अपने आसपास टुकड़ों को मंडराते रखा, और चलते समय वो रास्ते में एक के बाद एक टुकड़े पहनने लगा। पिछले 2 दिनों से हर कोई जानता था कि क्या हो रहा था। जब से हथियार बनाने की प्रतियोगिता शुरू हुई है, सैम कत्लेआम के रास्ते पर चल पड़ा है। दिन में उसने प्रतियोगिता की आवश्यकताओं के आधार पर एक हथियार बनाया और प्रतियोगिता के बाद वह शहर में उत्पात मचाने निकल पड़ा। उसने इतने लोगों को मार डाला कि पिछले कुछ दिनों से लगातार लड़ रहे बाकी प्रतियोगी भी बहुत शांत लगने लगे। अब जब उन्होंने सुना कि उसने प्राचीन से क्या कहा और कवच पहने हुए वह किस प्रकार चला, तो वे अनुमान लगा सकते थे कि क्या होने वाला था। कुछ लोग उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उसका अनुसरण कर रहे थे। कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी अकादमी के लोगों से संपर्क किया और कुछ लोग निराशा में डूब गए। जब तक सैम अकादमी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तब तक वह सब कुछ कर चुका था। उसने पूरा सेट पहन लिया था। क्रॉसबो बोर्ड से भरा हुआ है, हालबर्ड उसकी पीठ पर लटका हुआ है, जबकि लंबी तलवार उसकी कमर पर है। उसने एक हाथ से ढाल और दूसरे हाथ से हेलमेट पकड़ रखा था।
सैम ने कुछ देर सोचने के बाद वहीं खड़ा होकर कोई निर्णय लिया। एक विचार के साथ ही एक चमक ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उस चमक के भीतर से तारांकन पड़ोसी घोड़े की हिनहिनाहट से पूरा वातावरण गूंज उठा। काली घोड़ी जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी, सैम के सामने खड़ी थी। दिया यहाँ है। उसने अपना सिर सैम पर रगड़ा। उसे बाहर आए हुए बहुत समय हो गया है। कम से कम वह भाग्यशाली है। सैम ने सभी अन्य जानवरों को दिव्य आयाम के अंदर बंद करके रखा है। वैसे भी उसने उन्हें अब और छिपाए रखने की योजना नहीं बनाई थी और यही कारण है कि उसने छाया चूहों को बाहर छोड़ दिया। अब दिया भी बाहर है। चलो चले, मुझे यकीन है कि तुम कुछ देर के लिए जंगली दौड़ना चाहोगे। दिया को पहले ही काठी पहना दी गई थी। चूंकि सैम ने उसे बनाया था इसलिए उसने उसे हटाने से इनकार कर दिया। सैम ने एक ही झटके में उस पर बैठकर अपना हेलमेट पहन लिया। तारांकन स्वूश। उसने अपनी पीठ से फरसा उतारा और उसे थोड़ा घुमाया। तारांकन पड़ोसी दिया ने अपने अगले पैरों को आसमान में ऊपर उठाते हुए आगे की ओर छलांग लगाई और घोषणा की कि वह इस गंदे शहर और उसके शिकार पर उतर रहा है। शहर घोड़े के कदमों से गूंज उठा। दिया ने अपनी ताकत को बिल्कुल भी नहीं रोका। हर कदम के साथ उसका गुरुत्वाकर्षण बल आसपास के वातावरण को नष्ट कर रहा है। शॉकवेव इमारतों को मलबे में बदल रही हैं। जल्द ही उन्होंने दाहिनी ओर मोड़ लिया और दिया सीधे एक घर की ओर चली गई। तारांकन स्वूश। सैम ने परशु घुमाया। एक ही झटके से घर ढह गया और फिर दिया एक खास जगह पर गिर पड़ी। टकरा जाना। आर्गग। जमीन धंस गई और चीख निकली। अंदर एक युवक छिपा हुआ था और उसकी आंखें अविश्वास से खुली हुई थीं। उसने सैम को उसके काले कवच और उस काली घोड़ी को देखा जिस पर वह बैठा था। तारांकन स्वूश। सैम ने उस पर अपनी तलवार तान दी। प्रतिद्वंद्वी ने हमला रोक दिया और गड्ढे से बाहर कूद गया। वह हवा में उड़ गया और भागने लगा। नाइया मारना। दिया हवा में उछली और उसका पीछा करने लगी। उसकी हर सांस के साथ एक गुरुत्वाकर्षण शॉकवेव उस भागते हुए आदमी पर हमला करती है। और बस इसी तरह सैम और उसकी सगाई हो जाती है। जब उसका टोकन बदल गया तो उसे पता चल गया कि भागने का कोई मतलब नहीं है। वह पीछे मुड़ा और सोचने लगा कि उसे हार मान लेनी चाहिए या लड़ना चाहिए। वह वास्तव में हार मानने को तैयार नहीं था। वह बहुत दूर आ गया था और बहुत लंबे समय तक जीवित रहा था। वह शीर्ष 32 उम्मीदवारों में शामिल होने के बहुत करीब है। उसे पता था कि उनमें से केवल मुट्ठी भर ही बचे हैं। उसे बस तब तक इंतजार करना था। लेकिन वह यहाँ है। सैम द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि सैम के प्रति उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। बेशक उसे कैसे पता चल सकता है? सिर्फ यही तथ्य कि वह होगी की अकादमी का हिस्सा है सैम के लिए उसे निशाना बनाने के लिए काफी है। उसे खुश होना चाहिए कि सैम पहले दिन उसके पीछे नहीं आया। प्रतिद्वंद्वी ने दांत पीसते हुए अपने दोनों हाथों में बिजली पैदा कर ली। उसने सैम को घृणा भरी निगाहों से देखा और उसकी ओर दौड़ा। स्वूश। सैम ने उस पर हमला नहीं किया। वह दिया के साथ हवा में मंडराता रहा। जब प्रतिद्वंद्वी काफी करीब आ गया तो दिया ने अपने अगले पैर ऊपर उठाकर एक बार फिर हिनहिनाया। प्रतिद्वंद्वी को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो। एक बल जिसका उसे एहसास भी नहीं था अचानक उसके नीचे से आया और उसे आसमान में ऊपर धकेल दिया। वह अचानक से चौंक गया और उसे संभलने का भी मौका नहीं मिला। सैम ने अपना फरसा उस पर फेंका। तारांकन स्वूश। परशु उसके कंधे को चीरता हुआ उसके पास से निकल गया। उसने खुद को स्थिर किया लेकिन फिर भी उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। अचानक उसने अपने दांत पीस लिए और सैम पर झपट पड़ा। उसकी हथेली में बिजली चमक रही थी, मानो उसके साथ प्रतिध्वनित होकर आसपास के आसमान में भी बादल छा रहे हों। तारांकन स्वूश। दिया ने बिना सैम के निर्देश के ही हमले से बचते हुए बलपूर्वक एक और मुंह मोड़ लिया। तारांकन बम। उसने जो बिजली का ब्लेड बनाया था वह सैम की ढाल पर उतरा और उसकी हरकत से उसका सिर विक्षेपित हो गया। आक्रमण करना। तारांकन उत्सुक। जब वह आगे बढ़ी तो धातु की तीखी आवाज सुनाई दी। प्रतिद्वंद्वी को अचानक लगा कि कुछ हो रहा है। गलत। तारांकन स्वूश। जो हालबेट फेंका गया था वह दोगुनी गति से आया। दिया की चुंबकीय क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। सैम ने हालबेट को पकड़ा और प्रतिद्वंद्वी पर वार किया जिसने दूरी बहुत कम कर दी थी। जब उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो गुरुत्वाकर्षण ने पहले ही उसे प्रभावित कर दिया और उसे कुछ समय के लिए रोक दिया। आंदोलन। तारांकन स्लैश। एक और परशुवार उसी कंधे पर उसे और भी अधिक चक्कर आने लगा, लेकिन जब वह कूद कर जाने वाला था तो दिया ने उसके पैर को काट लिया और उसे नीचे खींच लिया। कमबख्त कुतिया। वह चिल्लाया और उसके पैरों में बिजली चमकने लगी। दिया ने हार नहीं मानी और उसे अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पूरी तरह ढक लिया। सैम के साथ उसे भी नीचे खींच लिया। इस बीच सैम ने ढाल के किनारे को प्रतिद्वंद्वी के घुटने में मारा और उसे चाकू मार दिया। हेल्बर्ट के साथ छाती। लानत है। उसने हेल्बर्ट की धार पकड़ी और उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह बस निकल गया और उसकी छाती पर गहरा घाव कर दिया। जैसे जैसे वे नीचे उतरे गति बढ़ती गई। दिया धीरे से जमीन पर उतरी जबकि सैम उसके ऊपर खड़ा था और उसने उस अतिरिक्त गति का इस्तेमाल करके अपने हेल्बर्ट से प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिरा दिया। हेल्बर्ट ने प्यास से प्रतिद्वंद्वी की आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और सीधे उसके शरीर में होने से प्रभाव बहुत बेहतर होता है। वह वहीं गिर पड़ा। सैम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जान लेने की कोशिश की, लेकिन अचानक प्रतिद्वंद्वी का टोकन पीला हो गया। उसने हार मान ली, या अधिक सटीक रूप से कहें तो होगी अकादमी के बुजुर्ग ने उसे बचाने के लिए इस लड़के की ओर से हार मान ली। ये बच्चा अभी अंतिम चरण में है, वह उसे छोड़ नहीं सकता। उसके पास भविष्य में अभी भी मौके हैं। सैम ने ज्यादा परवाह नहीं की और दूसरी दिशा में भाग गया। जैसे ही उसने ऐसा किया अंधेरे तात्विक ऊर्जा परशु में विलीन हो गई और उसने उसे दूर स्थित एक घर पर निशाना साधते हुए फेंक दिया। दूर। तारांकन स्वूश। काली ऊर्जा एक खतरनाक आभा के साथ अजीब दिखाई दी। परशु बीच में उतरा। घर। तारांकन बूम। भीषण विस्फोट के साथ मकान मलबे में तब्दील हो गया। खांसी खांसी। उस मलबे के बीच से एक महिला जोर जोर से खांसते हुए बाहर निकली। उसका शरीर खून से लथपथ है। उसके शरीर में शापित ऊर्जा फैल गई और काली रेखाएं उभर आईं। तारांकन पड़ोसी। इससे पहले कि वह ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रयास कर पाती, उसने अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल को लगभग महसूस किया। उसे वापस जमीन पर पटक दो। सैम और दिया एक बार फिर प्रकट हुए।
स्वूश, उसने एक खंजर फेंका जिसे सैम ने रोक दिया, लेकिन बल से उसमें एक छोटा सा गड्ढा बन गया। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही सैम और दिया पास में उतरे, उसने खड़े होने की पूरी कोशिश की और खंजर फेंके। सैम ने अपनी ढाल से उन्हें रोक दिया और आगे बढ़ गया। प्रतिद्वंद्वी ने खुद को थोड़ा स्थिर किया और दौड़ना शुरू कर दिया। सैम ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। रास्ते में परशु को फिर से फेंकने से पहले उसे फेंक दिया। बैंग बैंग बैंग। उसने भले पर खंजर फेंके क्योंकि उसे लगा कि वह अपनी चाल से बच नहीं सकती। खंजर ने ध्रुव हथियार को थोड़ा विक्षेपित कर दिया, हालांकि अचानक उसे एक अदृश्य महसूस हुआ। उसे आघात पहुंचा। दिया की खर्राटों से वह जमीन पर गिर पड़ी। हाल्बर्ट उसके पास से निकल गया। वह अभी भी सुरक्षित है, हालांकि इससे पहले कि वह एक गहरी सांस भी ले पाती। राहत, तारांकन स्वूश। उसने महसूस किया, उसकी जांघ पर एक बोल्ट लगा। सैम के क्रॉसबो बोल्ट ने उसे साफ तौर पर मारा। केवल अब उसने उसे नोटिस किया। श्राप के प्रभाव। सैम का श्राप, भले ही उसने इसे जल्दबाजी में लगाया था, अच्छी तरह से काम किया। इससे दो चीजें उत्पन्न हुई, एक तो कुछ जलन और अस्थायी पक्षाघात के साथ गति धीमी होना, और दूसरा इंद्रियों का सुस्त हो जाना। यद्यपि बिजली उसकी ओर आ रही थी, फिर भी वह उसे महसूस नहीं कर सकी। सैम उसे खत्म करने के लिए उस पर फरसा लेकर आया, लेकिन वह इतनी संभल गई कि आगे बढ़ सकी। उस पर झपटा, हेल्बर्ट की शाफ्ट को अपनी बांह के नीचे पकड़ लिया और सैम को नीचे खींचने की कोशिश की। हालांकि जल्दबाजी में उसने अपनी गर्दन दिया के मुंह के बहुत करीब रखी। तारांकन क्रंच। दिया ने उसे एक ही झटके में काट लिया। इससे वह फट तो नहीं गई, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। इस मामले में तारांकन बूम। उनके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया है, ये कम से कम 1 दर्जन गुना बढ़ गया है। डाया के दांतों ने प्रतिद्वंद्वी के मांस में गहरी चोट पहुंचाई और जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया, स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी का शरीर नीचे की ओर झुकता गया। शरीर के वजन के कारण मांस फट गया। सैम ने जब प्रतिद्वंद्वी के सिर में भाला घोंपा तो दिया ने मजे से मांस चबाया। एक और नीचे गिरा दिया गया। और उस दिन तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ घंटों तक नॉर्थ शहर घोड़ों की टापों, दूसरी कक्षा के बच्चों की चीखों और तीव्र संघर्षों से भरा रहता है, ताकि वे 32 सदस्यों की सीमा को पूरा कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि वे सैम से सुरक्षित हैं। कम से कम शुरुआत में सैम ने सिर्फ हथियार और उस जानवर का इस्तेमाल किया जिस पर वह सवार था, लेकिन जैसे जैसे उसका सामना मजबूत विरोधियों से हुआ, उसने अपनी तरकीबें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शिलालेख जाल, शाप, संरचनाएं, घात, अदृश्य हमले। वह बहुत भयंकर रूप से लड़ा, लेकिन वह अपने घोड़े से उतरा तक नहीं। एक बार भी नहीं। 3 घंटे बाद नॉर्थ शहर की मुख्य सड़क पर, थोर अकादमी के ठीक सामने वाली सड़क, तारांकन थप 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 थप। दिया के भारी कदमों की आवाज सुनी जा सकती थी। पूरी सड़क अस्त व्यस्त थी। ये लगभग किसी सर्वनाशकारी उपन्यास के दृश्य जैसा था। सैम अपने प्रतिद्वंद्वी का पीछा कर रहा है। अब तक उसकी ढाल बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है और वह उसकी पीठ पर टिकी हुई है। यहाँ तक कि उसका कवच भी बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसने अपने दाहिने हाथ से लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और बाएं हाथ से परशु। तारांकन स्वूश। परशु हवा में उछलकर प्रतिद्वंद्वी के पैर में जा धंसा। वह जमीन पर गिर गया। सैम उसके पास रुका, लेकिन तब तक परशु ने उसकी आत्मा की शक्ति को चूस लिया और वह आदमी मर गया। प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर लंबी तलवार और हाल्बर्ट दोनों से पहले से ही कई चोटें थीं। उसकी आत्मिक शक्ति पहले से ही थकावट के कगार पर थी। तारांकन स्विश। उसी समय अचानक कोई कहीं से उसके पास आया। सैम ने अपना बायां हाथ उठाया और एक क्रॉसबो बोल्ट को आगे बढ़ते हुए प्रतिद्वंद्वी पर दागा। तारांकन धप। वह आदमी हमला करने का मौका दिए बिना ही गिर पड़ा। सैम ने पलटकर अपनी लंबी तलवार से उसका सिर काट दिया। उसी समय अचानक उसका टोकन हरे से पीले रंग में बदल गया और फिर सफेद रंग में बदल गया। प्रतियोगिता में अभी केवल 32 उम्मीदवार बचे हैं। आप आधिकारिक तौर पर दूसरे दर्जे के इंटर-अकेडमी टूर्नामेंट की सोलो कॉम्बैट प्रतियोगिता के फाइनलिस्ट में से एक हैं। सैम ने पीछे देखते हुए मुस्कुराया। रास्ते में कम से कम 1 दर्जन लाशें पड़ी हैं, जो सब उसने पीछे छोड़ दी हैं। उसने जो कुछ हासिल किया, उससे वह बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसने पिछले 3 दिनों में इतने लोगों को मारा कि उसने खुद ही यह संख्या 32 तक पहुंचा दी। और ऐसा करने के दौरान उसने कई ऐसे काम किए जो वह करना चाहता था। इस समय उसकी उपलब्धियों से प्रभावित लोग अपने दांत पीस रहे हैं और गुस्से में हथेलियां पीस रहे हैं। ये गुस्सा इस बात से उपजा है कि वे बदले में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सैम ने विभिन्न अकादमियों की टीमों को हराया था। ज़्यूस और हेल अकादमी से निपटने के बाद सैम होई की अकादमी के पीछे चला गया। अकादमिक क्षेत्र में आने के बाद उसने उस आदमी के लिए ज्यादा परेशानी पैदा नहीं की थी। इसलिए सैम ने होई को ये याद दिलाने का मौका लिया कि वह अपनी शिकायतों को नहीं भूला है। उन्होंने इंद्र अकादमी से भी काम लिया। उन्होंने खेल में बाकी अकादमियों की परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने अन्य ओलंपियन अकादमियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। हेफेस्ट अकादमी को बाहर कर दिया गया। पोसिडोन अकादमी ने 4 खो दिए। कुछ अन्य ओलंपियन अकादमियां भी हैं जो बाहर हो गई हैं या मुश्किल से एक ही बची है। इस बार उन्होंने जो नुकसान किया वह चार्ट से बाहर है। उन्हें अन्य पहलुओं में यहाँ खोए गए स्कोर को पुनः प्राप्त करना होगा, अन्यथा वे अपनी रैंकिंग को स्थिर नहीं रख पाएंगे। अगर यह एक अच्छी पुरानी प्रतियोगिता होती तो वे इतने चिंतित नहीं होते। हर साल एक क्षेत्रीय प्रतियोगिता होती थी और प्रत्येक क्षेत्र से केवल 10 लोग ही आते थे, जिसका मतलब है कि बहुत सारी अकादमियां किसी भी व्यक्ति को नहीं भेज पाती थी। हालांकि क्षेत्रीय प्रतियोगिता में शीर्ष 16 में स्थान पाने पर उन्हें कुछ पुरस्कार मिलेंगे, इसलिए उच्च रैंक वाले छात्रों को अपनी अकादमियों के लिए कुछ अंक मिलेंगे और प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मिलेगी। यह एक टूर्नामेंट शैली है जिससे अधिक अंक मिलेंगे, लेकिन इस मुफ्त सुविधा ने सब कुछ कम कर दिया। उन्हें नहीं पता कि स्कोर की गणना कैसे की जाएगी। इससे वे चिंतित हो रहे हैं। ये सब सैम की वजह से हुआ। वे ये भी नहीं समझ पाए कि सैम ने इतनी सारी तरकीबें कैसे निकाली। उन्हें समझ में आ गया कि जब तक वे सैम से इतनी ताकत से नहीं निपटेंगे जिसे किसी भी तरह की तरकीब से हराया नहीं जा सकता, तब तक उनके पास कोई मौका भी नहीं होगा। सैम ने दिया को उतार दिया और उसमें से सुनहरी लपटें निकलने लगी। कवच गर्म हो गया और जब सब देख रहे थे तो वह अपने मूल आकार में वापस आ गया। कोई खरोंच नहीं, कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल नया जैसा है। वे अचंभित रह गए। खबर तेजी से चारों ओर फैल गई।
सैम अपने कमरे में वापस चला गया और आराम करने लगा, जबकि कई लोग पूरे समय उसके कारनामों के बारे में बात करते रहे। रात, जब सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, वह रात बीत गई। अब सोलो प्रतियोगिता का समय आ गया है। सभी 32 प्रतियोगी अब सभी के लिए लाइमलाइट बन गए हैं। नॉर्थ क्षेत्र के सबसे बड़े अखाड़े को इस प्रतियोगिता का स्थल बनाया गया है। एक बड़े खुले मंच पर एक सीधा टूर्नामेंट। कोई विशेष नियम नहीं, कोई मुश्किल खामियां नहीं जिनका फायदा उठाया जा सके। वे बस वहां जा सकते हैं, वे सभी साधन जुटा सकते हैं और बस अपने विरोधियों को हराने की कोशिश कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी, बेशक उनके द्वारा उपयोग की जा सकने वाली कलाकृतियों के स्तर पर विशेष प्रतिबंध हैं। सैम को यकीन है कि थंडर जेल इस टूर्नामेंट में उपयोग करने के लिए योग्य नहीं होगी। केवल उस कलाकृतियां प्रबल प्रकृति प्रतिबंधित हैं, वे मध्यम श्रेणी का उपयोग कर सकते हैं। सैम ने अपने साथी प्रतियोगियों का अवलोकन किया। गैम्बलर अकादमी से 3 लोग हैं, रश्मा, सैम और आश्चर्यजनक रूप से क्रो। बेशक सैम का यहाँ होना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। अरेस अकादमी में 2 हैं, कार्तिकेय अकादमी में 3 हैं, थोर अकादमी में 2 हैं, ईडन दायरे की माइकल आर्केंजेल अकादमी में 2 उम्मीदवार हैं, सन वुकोन की अकादमी में 2 हैं। ये एकमात्र ऐसे अकादमी है जिनमें कम से कम 2 छात्र थे। गैम्बलर अकादमी को छोड़कर केवल एक ही अकादमी है जिसमें 3 छात्र हैं, वह है डुअर्क क्षेत्र से सेट की अकादमी। शेष सभी अपनी अकादमियों से अकेले हैं। लाइन अपने ही सभी को ऐसा महसूस कराया कि वे सपना देख रहे हैं। गैम्बलर अकादमी ने पिछले मुकाबलों में कभी भी इस स्तर के शानदार नतीजे नहीं दिए, अकेले मुकाबले में तो बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि डव का बैच इस तरह के नतीजे दे सके, लेकिन वे ज्यादातर खुद को संयमित रखते हैं। सेट की अकादमी भी एक आश्चर्य है। वे ज्यादातर टीम लड़ाइयों और फिर दिव्य युद्ध क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। वे एकल प्रतियोगिताओं में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। सभी के लिए मुक्त की प्रकृति इस बदलाव का प्राथमिक कारण है। नियमों की व्याख्या करने के बाद उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों का मिलान करने के लिए लॉटरी निकालना शुरू कर दिया। सैम ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा और मुस्कुराया। यह रेस अकादमी का कोई व्यक्ति है, वह कुछ भी कर सकता है। वह चाहता था, हालांकि उसका मैच आखिरी है। पहला मैच रश्मा का था। सैम अपनी सीट पर जाकर उत्सुकता से देखने लगा। रश्मा का मुकाबला थोर अकादमी की छात्रा से होता है। झगड़ा करना, रेफरी ने घोषणा की। 1 मिनट बीत गया, रश्मा जीत गई। रेफरी ने फिर घोषणा की। सभी लोग अचंभित भाव से मैदान की ओर देखने लगे। रश्मा ने अपने प्रतिद्वंद्वी की छाती से अपना पैर हटा लिया। उसने उसे सीधे नीचे गिरा दिया। एक ही बार वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया, इससे पहले कि वह उसे पीटना शुरू कर दे और उसे जमीन पर गिरा दे। इस तरह जमीन, कोई नहीं जानता कि वह अब सांस भी ले रहा है या नहीं। वह बस ऊपर अपना सिर खुजाती रही और चली गई। दूसरा मैच कार्तिकेय अकादमी के एक सदस्य और अरेस के एक सदस्य के बीच है। अकादमी में दोनों ही भाला चलाने वाले थे। मुकाबला बहुत जोरदार था और 15 मिनट से ज्यादा चला। कार्तिकेय छात्र ने जीत हासिल की। आराम करने से पहले उसने जल्दी से कुछ औषधियां पी ली। फिर अरेस अकादमी के दूसरे छात्र ने सेट अकादमी के एक छात्र से लड़ाई की। जैसे ही वे दोनों अखाड़े में दाखिल हुए, सेट अकादमी अत्यंत शांत दिखाई दी, मानो वह वहां है ही नहीं। वह वहां लड़ने के लिए मौजूद है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी घबराया हुआ है। सैम को इन दोनों लोगों के बारे में कुछ जानकारी थी। वह जानता था कि सेट आदमी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये सोचना कि उसने दूसरे पक्ष को इतना परेशान कर दिया, उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर हुआ क्या था। सभी के लिए मुफ्त के दौरान कुछ मिनट बाद उसे समझ आ गया। अरेस छात्र ने प्रतिद्वंद्वी पर चाहे जितना भी हमला करने की कोशिश की, वह ऐसा नहीं कर सका। सेट का छात्र भ्रम का मास्टर है। वास्तव में स्टैंड पर बैठे लोग भी यह अंतर नहीं कर पाते कि क्या भ्रम है और क्या नहीं। जब भी अरेस छात्र अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार करने में सफल होता तो भ्रामक शरीर गायब हो जाता और उसके पास पुनः प्रकट हुआ। उस मायावी शरीर ने हमला किया, उसने दर्द महसूस किया और क्षति भी झेली, लेकिन जब उसने जवाबी हमला किया तो मायावी शरीर फिर से ध्वस्त हो गया। हर कोई प्रभावित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साधना का स्तर क्या है या वे किस अकादमी से संबंधित है, हर कोई तकनीकी विशिष्टता से प्रभावित होता है। ये भ्रम टॉवर में मौजूद एक भ्रमकारी जीव से बहुत मिलता जुलता है। प्रतिद्वंद्वी हमला नहीं कर सकता, लेकिन वह भ्रम से हमले झेल सकता है। सैम ने यह समझने के लिए ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय किया कि क्या हो रहा है, लेकिन भ्रम इतना परिपूर्ण और परिष्कृत था कि वह इसका कोई निशान नहीं देख सका। वहां कोई छेद नहीं है और न ही कोई संकेत है जिससे वह पहचान सके। बेशक वह व्यक्ति के ऊर्जा नेटवर्क की जांच नहीं कर सकता था। वैसे भी भ्रामक तकनीक ने पूरी तरह से काम किया। दूसरे पक्ष के पास कोई मौका नहीं था और उसने हार मानने से पहले एक के बाद एक बार झेले। इसके बाद क्रो की लड़ाई किसी अन्य अकादमी के छात्र से होती है। अंत में क्रो को कुछ परेशानी हुई। वह लगभग मारा पीटा गया, इससे पहले कि वह मुश्किल से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा पाता। उसके 2 दांत टूट गए, हाथ टूट गया, कई पसलियां टूट गई और पेट फट गया। जल्द ही सैम के मैच का समय आ गया। अरेस अकादमी का प्रतिद्वंद्वी घबराया हुआ ऊपर चढ़ गया। अगर कोई पूछे तो दूसरे दर्जे की प्रतियोगिता में शामिल कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी सैम है। एक दूसरे से लड़ते समय छोटे स्तरों पर उनकी उच्च साधना का कोई खास महत्व नहीं होता। उनके शिलालेख और संरचनाएं, जिस तरह से उन्होंने उनका इस्तेमाल किया, वे साधना शक्ति की कमी की भरपाई से कहीं ज्यादा थे। यहाँ तक कि अब भी इस मंच पर वह थोड़ा घबराए हुए हैं। कुछ मिनटों के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और अंत तक देखने का संकल्प लिया। वह यहाँ तक पहुंच गया, उसे अंत तक देखना चाहिए था। उसने अपनी ऊर्जा को दिशा दी, मांसपेशियां सघन हो गईं और विस्फोटक शक्ति ने आसपास के वातावरण को झकझोर कर रख दिया। सैम मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। स्वर्ण वानर दिव्य आयाम से बाहर आया और उसके सामने खड़ा हो गया। तारांकन दहाड़ डम डम डम। बंदर दहाड़ता हुआ बाहर आया, अपनी छाती पीटता हुआ। उसका मुंह इतना चौड़ा था मानो वह पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता हो। बंदर की आभा शुरू से ही भयंकर थी। धमाकों से उसका पूरा फर कांप उठा और हर किसी के दिल में उसकी आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अजय अस्तित्व दुनिया के सामने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति का ऐलान कर रहा हो और अपने विरोधियों से अपने सामने झुकने की मांग कर रहा हो। प्रतिद्वंद्वी की वह उग्र विस्फोटक शक्ति भयभीत करने वाली थी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये बंदर के क्रूर प्रदर्शन की तुलना में फीका पड़ गया।
उसकी उंगलियों के झटके से उसके हाथों में एक हैंडगन आ गई। साथ ही उसके बाएं हाथ में कुछ भूरे रंग की ऊर्जा घूम रही है। लेकिन सभी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी नजरें गोल्डन ऐप पर टिकी हुई थी। जाहिर है कि सैम के पास कुछ पौराणिक जानवर होने के बारे में बाहर कुछ अफवाहें फैल रही हैं। हालांकि उन्होंने इसे कभी नहीं देखा है और जिसने भी इसे देखा है वह कहानी बताने के लिए जीवित नहीं बचा है। केवल इस प्रतियोगिता में सैम ने अपने पत्ते दिखाए। उसे यकीन है कि कुछ लोगों को पहले से ही छाया चूहों के अस्तित्व के बारे में पता चल गया था। वे बस चुप रहे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने छात्रों को सचेत करने की प्रक्रिया में किसी भी नियम का उल्लंघन न करें। प्रतिद्वंद्वी ने बंदर की ओर देखा और फिर सैम की ओर। दोनों की आभा समान रूप से खतरनाक है। उसने रेफरी की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि बंदर को बाहर करने का कोई रास्ता होगा। लेकिन रेफरी बस डंडे की तरह खड़ा रहा। उसने मन ही मन कोसा और पहला कदम उठाने का निर्णय लिया। तारांकन बूम। उसने जमीन पर लात मारी और हवा में उछलकर सैम और बंदर की ओर कुल्हाड़ी से वार किया। वह उनके करीब नहीं था और उसने ये किक हवा में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर मारी थी। यह एक लंबी दूरी का शारीरिक हमला है। आध्यात्मिक ऊर्जा उत्तेजित होकर घनीभूत हो गई और मंच पर सैम और बंदर की ओर जा गिरी। इसके साथ ही प्रतिद्वंद्वी भी नीचे आ रहा है। तारांकन गर्जन। बंदर दहाड़ा और आने वाली लात पर मुक्का मारा। तारांकन बूम। हमलों की टक्कर से एक शॉकवेव उत्पन्न हुई जिसने आसपास के वातावरण को हिलाकर रख दिया। प्रतिद्वंद्वी ने खुद को स्थिर किया और उनके बीच की दूरी को कम कर दिया। सैम और बंदर एक तरफ चले गए जिससे प्रतिद्वंद्वी बीच में आ गया। तारांकन स्वूश। उसने सैम की ओर लात मारी, लेकिन सैम ने चकमा दिया और बमुश्किल लात मारी, लेकिन अपने पीछे से प्रतिद्वंद्वी को मुक्का मारा। तारांकन बम। उसने हमले को रोका और किक मारने ही वाला था। तारांकन बूम। सैम ने प्रतिद्वंद्वी के पैरों के पास गोली चलाई। यह उस पर लक्षित नहीं थी और यह घातक नहीं थी। इसका लक्ष्य प्रतिद्वंद्वी के संतुलन से निपटने के लिए पर्याप्त बड़ा शॉकवेव बनाना था और ऐसा हुआ भी। प्रतिद्वंद्वी थोड़ा फिसल गया और उसकी किक चूक गई। बंदर ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे घसीटने लगा। प्रतिद्वंद्वी ने खुद को स्थिर करने के लिए अपना दूसरा पैर जमीन पर पटक दिया। फिर उसने उस पैर से ऊपर की ओर लात मारी और बंदर की बड़ी छाती पर निशाना साधा, लेकिन बंदर ने उसे मौका नहीं दिया और उसे खींचकर नीचे गिरा दिया। तारांकन बम। लात बंदर को छूती हुई एक तरफ जा गिरी। प्रतिद्वंद्वी ने अपने शरीर को थोड़ा सा घुमाया। बंदर ने संतुलन बनाने से पहले ही अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। तारांकन बूम। शॉकवेव ने मंच को तोड़ दिया क्योंकि वह उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। प्रतिद्वंद्वी ने जमीन को धक्का दिया और जल्दी से खड़ा हो गया, लेकिन अचानक उसे एक संकट का आभास हुआ। उसने एक तरफ लात मारी जिससे एक शॉकवेव पैदा हुई और वह उसी क्षण दूर गिर गया। तारांकन बूम। उसके पीछे से एक गोली मारी गई। वह बस चूक गया। अगर वह पहले की तरह ऊपर उठता तो गोली सीधे उसके सिर पर लगती, लेकिन फिर भी शॉकवेव ने उसे मारा। जैसे ही वह आकाश की ओर मुंह करके नीचे गिर रहा था, उसने देखा कि सुनहरे बंदर की विशालकाय आकृति उसकी ओर गिर रही है। तारांकन गर्जना धमाका। उसने अपने मुट्ठियों से उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। धूल उड़ी और उसे पूरी तरह से ढक दिया। हमला करने के बाद अब तुरंत पीछे कूद गया और दूरी बना ली। जब धूल जम गई तो विरोधी सामने आ गया। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर क्रॉस करके हमला रोक दिया। वे बेतहाशा कांप रहे थे, लेकिन वह अपना सिर बचाने में कामयाब रहा। हमले की तीव्रता उसके नीचे बने बड़े गड्ढे से महसूस की जा सकती है। झटका उसके शरीर से होकर गुजरा और मंच नष्ट हो गया। अकादमी टूर्नामेंट के लिए तैयार किया गया मंच यह इस तरह के हमलों को सहने के लिए बना है, लेकिन बंदर की ताकत, यह अपनी श्रेष्ठ रक्त रेखा के कारण थोड़ा ज्यादा जंगली है। प्रतिद्वंद्वी खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। सैम और ऐप उसके विपरीत दिशाओं में खड़े हैं, समान दूरी पर। तारांकन स्वूश। उसकी ऊर्जा भड़क उठी। उसके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा खून की तरह महक रही थी और लालवाश की तरह दिख रही थी। उसकी गति इतनी बढ़ गई कि सैम लगभग उसका पीछा नहीं कर पा रहा था। लगभग उनकी ऊर्जा दृष्टि अत्यधिक तीव्र गति से काम करती थी और वे प्रतिद्वंद्वी से पहले ही ऊर्जा को गति करते हुए देख सकते थे। सैम ने उसके पैरों के पास निशाना साधकर गोली चला दी। तारांकन बूम। जैसे ही गोली चैम्बर से बाहर निकली, प्रतिक्षेप हुआ और वह पीछे की ओर उड़ गया। गोली ठीक उसी समय जमीन पर लगी जब प्रतिद्वंद्वी उस स्थान पर आया। तारांकन बूम। विस्फोट से शापित ऊर्जा बाहर निकली और प्रतिद्वंद्वी को अपने पूरे शरीर में चुभन महसूस हुई। तारांकन बम। बंदर ने उसे कोई मौका नहीं दिया और उसके सिर पर जोरदार वार किया। उसने समय रहते उसे रोकने के लिए प्रतिक्रिया की, लेकिन उसके घुटने मुड़ गए और एक पल के लिए उसकी सांस फूल गई। वह घुटनों के बल गिर गया। तारांकन बूम। एक और गोली उस पर गिरी। उस पर नहीं, बल्कि उसके घुटनों के पास की जमीन पर। जमीन धंस गई और उसके घुटने अंदर चले गए। उसे पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। बंदर पहले ही पीछे हट चुका था, हालांकि उसके पास आगे बढ़ने का मौका था। प्रतिद्वंद्वी को निराशा महसूस हुई क्योंकि वह मंच तोड़कर ऊपर आया। उसकी त्वचा और चेहरा लाल हो गया। ऐसा नहीं है कि इससे उसे गुस्सा आया, बल्कि यह सच में लाल हो गया। उसकी आभा बदल गई और वह अब सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं दिखता था। उसकी नसें धड़कने लगी और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं। उसका कवच और लबादा फट गया। खून की प्यास और हत्या की मंशा देखकर रेफरी भी हैरान रह गया। हालांकि सैम और बंदर दोनों मुस्कुराए। प्रतिद्वंद्वी का व्यवहार सहज हो गया है। उसकी सोच काफी हद तक बंद हो चुकी है। यह उसकी एक खास नस्ल है और अपने विचारों की कीमत पर अब उसे काफी ताकत मिल गई है। बंदर मुस्कुराते हुए उस पर झपटा, बिना किसी चाल के सीधे हमला। इसने जोरदार मुक्का मारा। तारांकन बम। प्रतिद्वंद्वी ने अपने सिर पर मुक्का मारा, लेकिन वह उड़ नहीं पाया। उसने अपने पैर मंच पर गड़ा दिए और बंदर पर मुक्का मारा। उस पल में तारांकन बूम। एक गोली उसके हाथ के रास्ते में लगी। यह उस तरह की गोली नहीं है जिसका इस्तेमाल सैम ने अब तक किया था। इसकी तुलना में ऊर्जा विस्फोट बहुत छोटा है और ये लगभग हानिरहित है। इसने केवल इतना किया कि उसके मुक्के को मोड़ दिया। ऐप के एक ओर जाने के साथ ही वह उससे आगे तक नहीं निकल पाया। पंच चूक गया। तारांकन बम। ऐप ने उसे बगल से मुक्का मारा और इस बार वह जमीन पर गिर गया। प्रतिद्वंद्वी सैम की ओर देखने के लिए मुड़ा और उसकी ओर भागा। ऐसा नहीं है कि वह यहाँ सोच रहा है,
वह जानता था कि सैम ने उस पर बगल से हमला किया है, जिससे उसके कथित शिकार पर हमला करने में बाधा आ रही है, इसलिए वह उसके पीछे जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कदम आगे बढ़ पाता, बंदर ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे जमीन पर घूंसा मार दिया। जब वह उठकर हमला करने वाला था तो गोली उसके पास पहुंची और उसके हमले को विफल कर दिया। दर्शक अचंभित रह गए। उन्हें किसी शानदार मैच की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें सैम द्वारा खेली गई कुछ विश्वासघाती चालें ही देखने को मिली। ऐसा लग रहा था जैसे सैम को अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि उस आदमी को कैसे उकसाया जाए, वह जानता था कि उसे कैसे पागल किया जाए, वही ये भी जानता था कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उसके हमले सफल न हो। बंदर और प्रतिद्वंद्वी के बीच हुई झड़प हाथापाई में बदल गई। जब भी सैम ने हमले में बाधा डाली, प्रतिद्वंद्वी उसकी ओर भागा। उस समय बंदर ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। मानो वह किसी रेगडॉल के साथ खेल रहा हो, उसने उसे बाईं और दाईं ओर पटक दिया। उसकी पशुवत प्रवृत्ति केवल दोनों पक्षों पर हमला करने के बारे में सोच सकती थी, और चूंकि वे एक ही स्थान पर नहीं थे, इसलिए वह एक ही समय में ऐसा नहीं कर सकता था। जब उसने बंदर पर हमला करने की कोशिश की तो सैम उसे परेशान कर रहा था। जब उसने उन्हें बदल दिया तो बंदर आया और उसे टुकड़ों में कुचल दिया। लोगों को यह देखकर दया आ गई कि विरोधी पर कितनी क्रूरता की जा रही है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सैम के लिए ये सब इतना आसान होगा। बेशक वे नहीं जानते कि सैम ने इसे इतना आसान बनाने के लिए कितना शोध किया है। वह वास्तव में जानता था कि दूसरा पक्ष किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा, और वह अपने हमले के तरीकों के कमजोर बिंदुओं को भी जानता था। यही कारण है कि उसने अपनी गोलियों से केवल कुछ बिंदुओं पर ही हमला किया। वे बिंदु जहां संतुलन की कमी स्पष्ट है और ऊर्जा का संकेंद्रण महत्वपूर्ण है। बेशक भले ही वह पूरी तरह से बच गया, फिर भी उसे कभी कभी प्रतिद्वंद्वी के हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन उसने इसे मुस्कुराते हुए झेला। वह सिर्फ अपने दिल की इच्छा के अनुसार लड़ने में ही खुश है। वह बहुत लंबे समय से दिव्य आयाम में रह रहा है, इसलिए अब उसे सब कुछ बाहर निकालने का मौका मिला है। कुछ चोटें तो चुकाने के लिए एक छोटी सी कीमत है। दूसरे पक्ष की अनोखी रिक्तरेखा तकनीक की कमी यह है कि उसकी सहनशक्ति खत्म हो जाएगी, इसलिए जल्दी वह पहले की तरह हमलों का बचाव भी नहीं कर पाएगा। एफ के हमले घातक हो गए। इसने उसे नीचे गिराना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति हताश हो गया और चिल्लाने लगा। उसकी त्वचा फट गई, खून बहने लगा। उसका आभामंडल भड़क गया और एक पल के लिए यह उस सीमा तक पहुंच गया जो एक दिव्य विमान दीक्षा साधक को धारण करना चाहिए। ठीक उसी क्षण सैम के हाथों में अब तक जो स्थानिक ऊर्जा थी वह वहां से गायब हो गई। ठीक उसी क्षण तारांकन PSST प्रतिद्वंद्वी की छाती में एक आंसू दिखाई दिया, और स्थानिक ऊर्जा गायब होने से पहले सैम की हथेली पर वापस लौट आए। तारांकन बूम। प्रतिद्वंद्वी के शरीर से एक शॉकवेव उत्पन्न हुई। प्रतिक्रिया, उसकी ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो गया और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एफ ने अब और इंतजार नहीं किया और बस मौके का फायदा उठाया। इसने उसे तब तक पीटा जब तक कि वह स्टेज के फर्श पर नहीं गिर गया। सैम ने मैच जीत लिया। वह मुस्कुराए और बंदर को स्वस्थ होने के लिए दिव्य आयाम में वापस जाने दिया। वह अपनी सीट पर वापस चला गया। उसके साथी प्रतिभागियों ने उसकी ओर देखा। वह आदमी मैच शुरू होने से पहले जितना तरोताजा था उतना ही तरोताजा है। उसे पसीना भी नहीं आया। वे वास्तव में उसका सिर फोड़ना चाहते थे। कम से कम उन्हें पहले मैच में बंदर को पहले से देखने का मौका तो मिला। अगला उम्मीदवार जो सेट की अकादमी का दूसरा आदमी है, उससे निपटने के लिए पहले से ही रणनीति बना रहा है। दूसरा दौर जल्द ही शुरू हो गया। रश्मा ने उम्मीद के मुताबिक बिना ज्यादा मेहनत के जीत हासिल कर ली। लोग हैरान हो गए कि यह महिला कहां से आई है, क्योंकि सैम ने जो सुना था उसके अनुसार यह अकादमी टूर्नामेंट में उसका पहला मौका था। पिछले सालों में फ्रेशमैन टूर्नामेंट के दौरान भी वह इसका हिस्सा नहीं थी। यहां तक कि सैम को भी उस स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। रश्मा की जीत के बाद सेट अकादमी की वह छात्रा जिसने भ्रम का इतना अच्छा इस्तेमाल किया था, एक और आसान जीत हासिल करने में कामयाब रही। रश्मा जितनी आसान तो नहीं, लेकिन काफी आसान। कुछ मैच हो चुके हैं। प्रो की मुलाकात सेट अकादमी के दूसरे छात्र से हुई। इस लड़के ने नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल किया। उसने जितनी लाशें निकाली उससे हर कोई थोड़ा हैरान रह गया। और लाशें हर तरह की होती हैं। वे कोई बेतरतीब सड़ती लाशें भी नहीं हैं, बल्कि उनमें बहुत बदलाव किया गया है। उन्हें कठपुतली कहना ज्यादा सटीक होगा। लाश ये सिर्फ एक माध्यम है उस इकाई को वैसा बनाने का जैसा वह है। क्रो इस लड़ाई में पूरी तरह से हार गया और उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। वह पहले से ही अपनी मौजूदा रैंकिंग से संतुष्ट है। वह शीर्ष 16 में है और वह काफी हद तक संतुष्ट है। उसके पास अभी भी दूसरे ग्रेड में अपना हाथ आजमाने के लिए कुछ साल हैं, और उन्हें पूरा विश्वास है कि वह अगले साल जीत सकते हैं। सेट अकादमी का छात्र बिना किसी जल्दबाजी के मंच पर आया। वह काफी शांत था। सैम ने उसे देखकर मुस्कुराया। ये लड़का, उसका कौशल सेट तुलनात्मक रूप से अद्वितीय है। अकादमी का क्षेत्र इतना विशाल होने और इतने सारे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के जमावड़े के बावजूद अधिकांश प्रतिभाएं सामान्य हैं। बस उनकी अभिरुचि अधिक है। यहाँ भी रक्तरेखाएं अद्वितीय संविधान दुर्लभ हैं। एक नियमित रूप से चलने वाले क्षेत्र की तुलना में इस जगह का घनत्व अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक बिल्ली को घुमाएं और वह एक को मार देगी। और उन दुर्लभ लोगों में से ये लड़का ऐसे संविधान के धारकों में से एक है। हालांकि सैम को ये जानकारी हब की वजह से पता थी, इस आदमी ने शायद ही कभी अपने संविधान और इसके साथ आने वाली जन्मजात क्षमताओं को बाहरी दुनिया के सामने प्रकट किया हो। पिछली लड़ाई में भी उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए सिर्फ अपनी मौलिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था और अपने प्रतिद्वंद्वी से तेजी से निपटने के लिए खंजरों का इस्तेमाल किया था। सैम अपने प्रतिद्वंद्वी को देख रहा था, तभी दूसरे पक्ष ने धीरे धीरे आंशिक छाया समलन को सक्रिय कर दिया। बेहतर होगा कि आप उस बंदर को बुला लें, नहीं तो आप ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ। आप जारी रखें। छाया आंशिक समलन के साथ प्रतिद्वंद्वी बस एक पल में सैम के सामने आ गया। खंजर उस पर गिर गया। सैम ने भी अपने आंशिक छाया समलन को सक्रिय किया और एक तरफ चकमा दिया। प्रतिद्वंद्वी थोड़ा स्तब्ध हुआ, लेकिन लंबे समय तक नहीं। सैम के बारे में कुछ जानकारी तो है ही कि उसने कई तत्वों का इस्तेमाल किया। उसने खुद को अचंभे में नहीं खोया और अपना हमला जारी रखा। सैम ने एक खंजर भी निकाला और हमला किया। तारांकन टकराना, तारांकन टकराना। खंजरों ने शॉकवेव
पैदा करते हुए हमला किया। सैम स्पष्ट रूप से इसका खामियाजा भुगत रहा है। दूसरा व्यक्ति एक चरम अवस्था का साधक है, इसलिए वह प्रतिकर्षक शैली और तरंग शैली पर बहुत अधिक निर्भर था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के खंजर में भरी ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश की ताकि उस पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। उसने उस बल का इस्तेमाल खुद को प्रतिद्वंद्वी से दूर ले जाने के लिए भी किया। छाया तत्व के साथ मिलकर इस चाल ने बहुत अच्छा काम किया। संघर्ष जारी रहा। सैम का खंजर चलाना, चाल की तकनीक और सहज ज्ञान सब कुछ हाइपरड्राइव पर काम कर रहा था। वह एक पल के लिए भी आदान प्रदान में आराम नहीं कर सकता। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से उससे अधिक तेज, शक्तिशाली है और शायद खंजर कला में उससे बेहतर भी हो, इसलिए एक दुर्घटना में वह मर जाएगा। शायद दूसरे पक्ष को एहसास हो गया था कि इससे उसे कुछ खास फायदा नहीं होगा। जब वे एक बार फिर से भिड़ने वाले थे तो उसने अचानक पूरा फ्यूजन सक्रिय कर दिया। उसने सैम के खंजर को छूकर सैम की छाती में घोंपने की कोशिश की। जैसे ही खंजर उस पर आया, सैम धुएं के गुबार में गायब हो गया। वह प्रतिद्वंद्वी के पीछे फिर से प्रकट हुआ। इस बीच उसने अपना पूरा फ्यूजन सक्रिय कर दिया। प्रतिद्वंद्वी ने भी यही तरीका अपनाया। अब वे गायब होते रहे और फिर प्रकट होते रहे, एक दूसरे के गले पर खंजर तानते रहे, एक दूसरे को मारने और घायल करने की कोशिश करते रहे। हालांकि वे अपने प्रतिद्वंद्वी पर स्पष्ट प्रहार करने में सफल रहे। हर बीतते सेकंड के साथ युद्ध तीव्र होता गया। दर्शकों में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हर खंजर का हमला एक करीबी बचाव था, हर चकमा एक करीबी बचाव था। छाया तत्व की महारत का प्रदर्शन किया गया और वे सभी इसके लिए तैयार थे। मंच एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गया। हर मैच के लिए मंच को फिर से बनाने का काम करने वाला व्यक्ति थका हुआ महसूस कर रहा था। इन लोगों को आसपास के माहौल की कोई परवाह नहीं थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि दूसरे दर्जे की लड़ाइयां अचानक इतनी क्रूर और विनाशकारी क्यों हो गईं। पिछले वर्षों में ऐसा नहीं था। बेशक वह इस साल उनके अंदर पनप रहे आक्रोश का हिसाब देना भूल गए। आखिरकार पिछले सालों में चयन राउंड क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते थे और जो भी आक्रोश होता था वह मेले के मैदान में मंच पर ही खत्म हो जाता था। अब कई लोग छल और विश्वासघात के शिकार हो गए हैं। घात लगाना, पीछा करना, आक्रोश लगातार बढ़ता गया और यह इसका नतीजा है। हर कोई हर किसी पर गुस्सा है। मंच पर होने वाला युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है। सैम ने सेट अकादमी को निशाना नहीं बनाया और सेट अकादमी ने सैम को निशाना नहीं बनाया। हालांकि सैम की हरकतों की वजह से कुछ अकादमियां आपस में मिल गईं और एक दूसरे से लड़ने लगी। खास तौर पर सेट अकादमी को उनके सहयोगियों ने धोखा दिया और उन्होंने 2 लोगों को खो दिया। इसलिए हालांकि इस आदमी को सैम से कोई खास शिकायत नहीं थी, फिर भी वह सैम पर अपना गुस्सा निकालना चाहता था। कुछ झड़पों के बाद जब उसने चाकू से हमला करने की फिर कोशिश की तो सैम एक बार फिर बच निकला। तारांकन स्वूश। उसने अचानक से एक और खंजर निकाला और उसे खाली जगह पर फेंक दिया। सैम ठीक उसी जगह पर प्रकट हुआ। उसने खंजर को अपने हाथों से पकड़ लिया, लेकिन टक्कर के कारण वह कुछ फीट पीछे हट गया। सैम ने उस प्रभाव बल का इस्तेमाल करके पलटकर प्रतिद्वंद्वी पर वापस फेंका। प्रतिद्वंद्वी अपनी जगह से गायब हो गया और सैम के नीचे आ गया। उसने सैम का पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सैम प्रतिद्वंद्वी की बांह से फिसल गया जैसे कि वह एक खड़ी चट्टान से नीचे फिसल रहा हो और उसे चाकू मारने की कोशिश की। प्रतिद्वंद्वी ने दांत पीसते हुए अपने कंधे पर वार किया। उसने एक पुश चाकू निकाला जिसमें 3 कीलें लगी थीं और सैम की पसलियों में घूंसा मार दिया। जब चाकू उसकी त्वचा में घुसने ही वाले थे, सैम ने अपनी कोहनी दूसरे पक्ष के हाथ पर गिरा दी, इसलिए चाकू उसकी त्वचा को छूकर नहीं निकल पाए। हालांकि चाकू की एक धार ने एक कड़वा निशान छोड़ दिया। आमतौर पर समलन रूप अर्धमूर्त होते हैं। सामान्य शारीरिक चोटों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बार वे दोनों ही समलन रूप का उपयोग करने में विशेषज्ञ हैं और जानते हैं कि इसे कैसे बाईपास किया जाए। चाकू के घाव ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके कारण उन्होंने कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी है और वे अभी भी आपस में उलझे हुए हैं। वे गायब हो रहे हैं, फिर से प्रकट हो रहे हैं, एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, एक दूसरे को चुरा मार रहे हैं, लेकिन वे पीछे नहीं हट रहे हैं। सैम विशेष रूप से सबसे अधिक दबाव का सामना कर रहा है। वह पतली बर्फ पर है। जिस क्षण उसने खुद को एक साफ शॉट से मारा वह खत्म हो जाएगा। सौभाग्य से एक ही गोली से हत्या करना दूसरे पक्ष की विशेषज्ञता नहीं है, अन्यथा वह इतने करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाता। बेशक अपनी युद्ध शैली की समझ ने भी उसकी मदद की। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह दूसरे पक्ष को कुछ छोटी मोटी चालों से जवाब देने के बजाय इतना जोखिम क्यों उठा रहा है। सैम खुद को परखना चाहता था और प्रतिद्वंद्वी की असली ताकत को सामने लाना चाहता था। वह इसे बाकी दुनिया के सामने प्रकट करना चाहता था। सैम जहां लगातार हो रहे हमले से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं उसका प्रतिद्वंद्वी बेचैन हो रहा है। यह क्या है? मेरे साथ यह क्या हो रहा है? मैं स्पष्ट रूप से तेज गति से आगे बढ़ रहा हूँ, अपनी पूरी गति से, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। मेरे आसपास का वातावरण बहुत घना लगता है, इतना दम घुटता है। ये उनके विचार हैं। उसे पूरा विश्वास है कि आसपास का वातावरण वास्तव में किसी चीज से प्रभावित नहीं है। उसे ये भी विश्वास है कि उस पर किसी श्राप या विष का आक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत घुटन महसूस हो रही थी। हालांकि उसे भी इसके कारण के बारे में कुछ अस्पष्ट जानकारी है। यह प्रगति की कमी के कारण है। वह लड़ रहा है ठीक वैसे ही जैसे उसने पिछले कुछ दिनों में लड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने अकादमिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से लड़ा था। हालांकि अब के विपरीत उन्होंने हमेशा प्रगति की है। वह हमेशा कम से कम विरोधी को थका देने में कामयाब रहा, लेकिन अब चाहे उसने कुछ भी किया हो, सैम टस से मज नहीं हो रहा है। छोटे मोटे हमलों का कोई असर नहीं हो रहा है। उसे ये भी संदेह है कि क्या सैम की साधना का स्तर वाकई कम है। दिव्य स्तर पर साधना के स्तर को पार करना कोई छोटी बात नहीं है, चाहे वह दीक्षा ही क्यों न हो। उसकी हताशा बढ़ती गई। भाड़ में जाए। उसने जोर से गाली दी और सैम का खंजर सीधे अपनी छाती पर ले लिया। विलय की स्थिति में उसके अंगों को चोट नहीं पहुंचेगी, हालांकि वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खो देगा। उसने खंजर को अपनी छाती में दबा लिया और सैम को अपनी जगह पर ही रोक लिया। फिर उसने एक और ऐसा ही खंजर निकाला और सैम की छाती पर कई बार वार किया। सैम ने कुछ हमलों को बमुश्किल टाला, लेकिन 3 हमले साफ साफ लगे। पहले 2 मामलों में प्रतिकर्षित शैली का प्रयोग करने से भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। वह अभी भी उसी जगह पर अटका हुआ था।
तीसरे के लिए उसने रिकॉइल स्टाइल का इस्तेमाल किया, जिसे उसने चुराया था। सफेद, ये तरीका कारगर रहा। प्रतिक्षेप शैली ने उसे दूर तक धकेल दिया, जबकि प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेल दिया। पीछे की ओर खांसी। सैम खांसते हुए आंशिक समलन में वापस चला गया और प्रतिद्वंद्वी ने भी वही किया। प्रतिद्वंद्वी का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने सैम को कुछ अजीब सी नाराजगी से देखा। उसकी आंखों में दुविधा की हल्की सी झलक उभरी और फिर वह तुरंत गायब हो गई। उसने सक्रिय किया, एक बार फिर पूर्ण विलय। लेकिन इस बार मामला अलग है। आभा अधिक भयावह है, ये कुछ हद तक आदिम और प्राचीन प्रतीत होती है। उनके विलय रूप से काले वाष्प निकलते हैं जो उसके आसपास की हर चीज को दूषित करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जिस स्थान पर वह खड़े थे वहां मंच भी काला हो रहा था और यह हर गुजरते सेकंड के साथ फैल रहा था। सैम मुस्कुराया और उसे पता था कि दूसरा पक्ष अपनी मूल ताकत का खुलासा कर रहा है। वह इंतजार कर रहा था ये कार्यक्रम। सैम ने अपना संपूर्ण समलन भी सक्रिय कर लिया। प्रतिद्वंद्वी की छाया चारों ओर फैल गई और छाया से कुछ मानव आकृतियां प्रकट हुई। वे छाया मरे हुए हैं। कुल 3 मरे हुए हैं। सैम की परछाई भी फैली, लेकिन उसमें से मानव आकृतियां नहीं निकली। इसके बजाय कुछ परछाया, उसमें से बास्केटबॉल के आकार के ऊर्जा गोले निकले और उसके चारों ओर मंडराए। हालांकि उनकी ऊर्जा थोड़ी अजीब लग रही थी। सैम ने जो कुछ भी कहा था उसे अनदेखा करते हुए प्रतिद्वंद्वी ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उनके अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष क्या करता है। इस कदम से दूसरा पक्ष चाहे जो भी करे मर जाएगा। ऐसा देखने के बाद उस स्तर का कोई भी व्यक्ति कभी जीवित नहीं रहा और यदि उसे सैम के खिलाफ जीत हासिल न करनी होती तो वह इसे इतने लोगों के सामने नहीं ला पाता। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी चेतना एक बिल्कुल अलग क्षेत्र में चली गई। एक ऐसा क्षेत्र जो हमेशा उस क्षेत्र के समानांतर चलता है जिसमें वे हैं। छाया क्षेत्र। छायालोक में वह एक ऐसे दृश्य के सामने है जो उसी दृश्य के समान है जिसका वह छायालोक में सामना कर रहा है। अकादमिक क्षेत्र। एक दृश्य जिसमें सैम और वह मंच पर लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि स्टैंड पर बैठे सैकड़ों दर्शकों की परछाई भी दिखाई देती है। उसने भीड़ पर तेजी से नजर डाली और उसकी नजर दूसरी कक्षा के कुछ छात्रों पर पड़ी। उनमें से एक रिश्मा की छाया है, दूसरी सैम की छाया है और तीसरी उसकी छाया है, स्वयं की छाया। उसने अपनी आंखें अकादमी के दायरे में खोली। ये सब एक पल में हुआ और इस पल छाया मरे हुए की आंखें बदल गईं। उनकी ऊर्जाएं भी बदल गईं। अचानक आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा इन छायाओं द्वारा चूस ली गई। बाईं ओर वाले ने अपना आसन बदल दिया और यह रिश्मा की मुद्रा के समान ही लग रहा था। दूसरा सैम की मुद्रा में खड़ा था, ढीला और आराम से। तीसरा व्यक्ति अपने हाथ में खंजर शक्ति से निर्मित खंजर लेकर खड़ा था। सैम की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। यही वह चीज थी जिसे वह देखना चाहता था। उसकी ऊर्जा जागृत हो गई और वह अपने 4 प्रतिद्वंद्वियों की ओर कूद पड़ा। प्रतिद्वंद्वी ने स्वयं एक कदम पीछे हट लिया और केवल छाया मृतक को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह मुख्यतः उन्हें ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा है। इस बीच सैम 3 छाया मरे हुए लोगों के साथ टकरा गया। सैम ने पूरी ताकत से उस मरे हुए पर हमला किया। वह पीछे नहीं हटा। तुरंत ही लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। छाया मरे हुए लोगों की हरकतें वे बहुत परिचित हैं। उन्होंने उन हरकतों को स्पष्ट रूप से देखा है और 1-2 बार तो उन्हें देखा भी है। कुछ मिनट पहले रिश्मा की छाया भी उसकी तरह ही लड़ी, सैम की छाया भी उसकी तरह ही लड़ी और निस्संदेह प्रतिद्वंद्वी की छाया भी उसकी तरह ही लड़ी। ये प्रतिद्वंद्वी की विशेष संवैधानिक क्षमता है। सैम को इसके बारे में पता था। उसने दूसरे पक्ष को हब में कई बार इसका अभ्यास करते देखा था। जैसे ही उसने इसे देखा उसे लगा कि उसे इस तकनीक का अध्ययन करना होगा। ये वास्तव में क्या है? प्रतिद्वंद्वी की संरचना उसे अपनी छाया के साथ एक होने और छाया क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति देती है। जब वह बिना किसी प्रतिबंध के पूर्ण विलय में होगा तो वह छाया क्षेत्र और जीवित क्षेत्र को जोड़ने वाला एक लंगर बिंदु बन जाएगा। छाया क्षेत्र की ऊर्जा बाहर निकलती है। यही कारण है कि मंच रंग में बदल रहा है। ये छाया क्षेत्र का क्षरण है। और हाँ, ये क्षमता सिर्फ छाया क्षेत्र तक पहुंचने तक ही सीमित नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। वह अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग दूसरी तरफ की छायाओं से जुड़ने के लिए कर सकता है। छाया क्षेत्र में छायाएं जीवित भूमि में समकक्ष की यादों को बनाए रखती हैं। अपनी इच्छा शक्ति और छाया की ताकत के आधार पर वह छाया को अपना काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि उसकी इच्छा शक्ति काफी अधिक है तो वह सैम की छाया को इस तरफ बुला सकता है और उसे सैम द्वारा इस्तेमाल की गई सभी युद्ध तकनीकों का प्रदर्शन करवा सकता है। बेशक मौलिक हमलों को उसी तरह से दोहराया नहीं जाएगा, लेकिन शारीरिक हमले किए जाएंगे। हालांकि इच्छा शक्ति की ताकत में अंतर बहुत बड़ा होना चाहिए। इसलिए दैवीय तल पर एक व्यक्ति केवल नश्वर तल की छाया को ही बुला सकता है। यही कारण है कि इस व्यक्ति ने इसे पूरक बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया। उसने छाया मरे का उपयोग किया और आंशिक रूप से उन छायाओं की इच्छाओं को मरे में बुलाया। वह छायाओं की सभी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकता, वह केवल आंशिक रूप से ही ऐसा कर सकता है। यही कारण है कि सैम उनमें से 3 से निपटने में सक्षम है। अन्यथा रिश्मा की क्षमताओं के साथ वह खेती के स्तर के अंतर के बारे में आश्वस्त नहीं है। सैम का संघर्ष तीव्र था और उसने सामान्य से कुछ ज्यादा हमले झेलने में संकोच नहीं किया। जैसे ही उसने उन पर हमला किया, उसके गोले खुद को छायाओं से चिपका लिया। वे हर गुजरते मिनट के साथ लगभग छायाओं के साथ घुल मिल गए। जब सभी गोले अंततः छायाओं से जुड़ गए तो सैम ने अंततः अपना अगला कदम उठाया। तारांकन स्वूश, अंतरिक्ष तत्व सक्रिय। उसने पलक झपकाए और प्रतिद्वंद्वी के पीछे पुनः प्रकट हुआ। रिश्मा की छाया ने उस पर हमला करने की कोशिश की और छाया तत्व का भ्रष्टाचार भी हुआ, लेकिन वह काफी तेज है। छाया समलन अंतरिक्ष समलन में बदल गया है और उसने अपना हाथ प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर रख दिया है। तारांकन बूम, एक शॉकवेव के साथ आसपास का स्थान थोड़ा हिल गया। सैम का अंतरिक्ष समलन एक बार फिर बदल गया। यह एक दोहरे समलन में बदल गया। अंतरिक्ष और छाया दोनों। इस समय प्रतिद्वंद्वी स्तब्ध रह गया। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और शरीर पर भारी दबाव महसूस किया। सैम के ओर्ब्स आखिरकार उसके सामने प्रकट हो गए हैं। वे कोई साधारण ओर्ब्स नहीं हैं, वे छाया चूहे हैं। उन्होंने बस खुद को समलन के साथ छिपा लिया है और वे अब छाया से जुड़े हुए हैं। वे अब छाया हस्तांतरण के शुरुआती चरण की नकल करने के लिए अपने रक्तरेखा का अनुकरण कर रहे हैं। छाया चूहों में छाया क्षेत्र से जुड़ने की क्षमता भी होती है।
हालांकि इसका इस्तेमाल लापरवाही से नहीं किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आक्रमण तकनीक के रूप में भी किया जा सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से छाया क्षेत्र तक बहुत अधिक पहुंच प्रदान नहीं करता था। सैम के सामने मौजूद प्रतिद्वंद्वी की तरह वहां की छायाओं के साथ खिलवाड़ करना पर्याप्त नहीं है। सैम ने हब से जो भी डेटा इकट्ठा किया था उसके साथ इस तकनीक का अध्ययन करने की कोशिश की। हालांकि वह एक महत्वपूर्ण बिंदु से चूक गया। वह छाया दुनिया के साथ संबंध की पहचान करने में सक्षम था, लेकिन वह संबंध की प्रकृति को समझने में सक्षम नहीं था। इसलिए उसने और अधिक जानने की योजना बनाई। सौभाग्य से इस बार टूर्नामेंट में उसका सामना इसी लड़के से है। उसने ऐसा करने की पहल करने का फैसला किया। उसने अपनी अवलोकन क्षमता को सक्रिय कर दिया। उसकी आत्मा शक्ति ने दूसरे पक्ष पर आक्रमण किया। उसका शरीर छाया ऊर्जा के साथ साथ स्थानिक ऊर्जा का भी अनुकरण कर रहा है, क्योंकि उसने प्रतिद्वंद्वी और छाया क्षेत्र के बीच के संबंध को नष्ट कर दिया है। छाया चूहे भी उस स्थिति का अनुकरण कर रहे हैं जिसमें वे आमतौर पर छाया क्षेत्र से जुड़ते हैं, ताकि छाया क्षेत्र के साथ छाया मरे हुए व्यक्ति के संबंध के साथ प्रतिध्वनित हो सके। वे मंच पर जमे हुए हैं। वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। दर्शक सभी अचंभित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि सेट अकादमी के बुजुर्ग और अन्य सेट अकादमी के छात्रों के चेहरे पर एक शिकन थी। उनमें से कुछ को इस क्षमता के बारे में पता था। विशेष रूप से एल्डर को निश्चित रूप से पता था। वह चिंतित है। उसे समझ नहीं आया कि सैम क्या कर रहा है, लेकिन उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। वह थोड़ा झिझका और खड़ा हो गया। क्या हो रहा है रेफरी? उनकी चाल में कोई बदलाव क्यों नहीं है? रेफरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे भी कुछ समझ नहीं आया। वह अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके उन्हें स्कैन करना चाहता था और स्थिति का अंदाजा लगाना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि यह उचित कार्रवाई नहीं मानी जाएगी, लेकिन स्थिति को देखते हुए उन्हें लगा कि इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उस पल में आर्गग, सैम का प्रतिद्वंद्वी, अचानक चिल्लाया। छाया ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया और आसपास के स्थानिक ताने बाने में अशांति फैल गई। बुजुर्ग ने तुरंत निर्णय लिया, हम वापस लेते हैं। जैसे ही उसने ऐसा कहा, बुजुर्ग ने एक चाल चली। जब वह उन्हें अलग करने वाला था, सैम ने उसका हाथ छोड़ दिया और बस एक कदम पीछे हट गया। प्रतिद्वंद्वी बेहोश होकर आगे गिर गया। सैम ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसका संलग्न गायब हो गया, उसके गोले गायब हो गए, छाया चूहे गायब हो गए। उनके साथ वो तो ठीक है। सैम ने यह बात सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कही कि दूसरा पक्ष उस पर हमला न कर दे। रेफरी ने छात्र की जांच की और सेट अकादमी के बड़े खिलाड़ी को सिर हिलाकर नमन किया। उसे ले जाया गया और सैम ने जीत हासिल की। हालांकि वह थोड़ा बहुत थक गया है। आखिरी चाल ये बहुत ज्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन इसमें उसकी मानसिक शक्ति के साथ साथ उसकी अपनी ऊर्जा भी बहुत लगी। पहला प्रयास छाया क्षेत्र के रहस्यों को जानने का था और दूसरा ये सुनिश्चित करना था कि छाया क्षेत्र की ऊर्जा उसके व्यक्तित्व को दूषित न कर दे। आत्मा की गहराई तक वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए शराब और कुछ औषधियां लेने लगा। सेट की अकादमी के सदस्यों ने उसे नाराजगी से देखा। सैम को इसकी परवाह नहीं थी। भले ही उन्हें अभी यह नाराजगी न हो, लेकिन वे जल्द या बाद में एक दूसरे से मिलने वाले हैं। आखिरकार हब मैनेजर में से एक सेट अकादमी से है, जिसका मतलब है कि सेट अकादमी के बहुत सारे कंकाल हैं जिन्हें वह जल्द या बाद में खोदने वाला है, और जब वे घुटने टेकेंगे तो वे अपने घुटनों पर आ जाएंगे। उसने वैसा ही किया। वह उनके साथ जो करने जा रहा है उसकी तुलना में ये क्रोधित निगाहें कुछ भी नहीं है। मैच जारी रहे। अब केवल 8 लोग बचे हैं। 2 गैम्बलर अकादमी से, 2 सेट की अकादमी से, बाकी 4 से हैं। विभिन्न अकादमियां शायद प्रतियोगिता को और अधिक रोचक बनाने के लिए या फिर संयोगवश सेट अकादमी के छात्रों और गैम्बलर अकादमी के छात्रों को एक दूसरे से नहीं जोड़ा गया है। वे सभी मेल खाते हैं अन्य अकादमियों के व्यक्तियों के साथ। इसलिए यदि वे चारों जीत जाते हैं तो 5 में से शीर्ष 4 स्थान उनके द्वारा ही लिए जाएंगे। ये बहुत अधिक रोमांचक होगा। व्यक्तिगत प्रतियोगियों ने भी यह बात समझ ली और उनका मनोबल गिर गया। अगले दौर सेट अकादमी के छात्र खास तौर पर अपने विरोधियों को भूल रहे थे। वे सब सैम को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे वाकई उससे निपटना चाहते हैं। अगर कुछ और नहीं तो वे काफी वफादार हैं। अगले दौर की उम्मीद है। शीर्ष 4 आपस में लड़ने जा रहे हैं और इसे जुआरी बनाम सेट के रूप में व्यवस्थित किया गया था, किसी की भी उम्मीद से परे। पहली लड़ाई रिश्मा और इल्यूजन्स लड़के के बीच है। दूसरा सैम और नेक्रोमेंसे के बीच है। रिश्मा ने अपनी ऊब भरी अभिव्यक्ति के साथ राज्य पर हमला किया। उसकी खाली और मासूम अभिव्यक्ति ने अन्य छात्रों के दिलों में उसने जो आतंक पैदा किया था उससे वह कुछ भी नहीं था। सैम के अलावा वह दूसरी सबसे क्रूर प्रतियोगी है। यहाँ तक कि वह भ्रम वाला लड़का जिसने पहले 2 मुकाबलों में काफी आसान समय बिताया था, वह भी मंच पर आने पर थोड़ा सतर्क है। झगड़ा करना, तारांकन बम, घोषणा हो गई और रिश्मा ने कदम बढ़ा दिया। वह पहले से ही अपने सामने है। प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया और एक लात मारी। ये गोली सीधे उसके सीने पर लगी और यह शायद पहली बार था जब उसे वास्तव में गोली लगी। झटका, आश्चर्य, घबराहट। आश्चर्य के लिए समानार्थी रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्दों की कल्पना करें और आप सभी दूसरे ग्रेड के छात्रों के चेहरे पर भाव देखेंगे। केवल कुछ ही लोग वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं हैं, क्योंकि जब से सेट अकादमी के इस लड़के ने लड़ाई शुरू की है, लोग सोच रहे हैं कि वे इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। सिर्फ दूसरी कक्षा के लोग ही नहीं, बल्कि तीसरी कक्षा के कुछ और कुछ चौथी कक्षा के लोग भी सोच रहे हैं कि उसका मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि उनमें से बहुतों को तो उसकी क्षमता का अंदाजा ही नहीं था। कुछ लोगों ने इसे समझा भी, लेकिन इसका जवाब नहीं खोज पाए। रिश्मा, जो आमतौर पर एक बर्बर जानवर की तरह व्यवहार करती है, उसने अधिकांश लोगों की तुलना में इसे बहुत तेजी से समझ लिया है। वह आत्मविश्वास से भरी कि उसकी समझदारी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है। जहां तक क्षमता का सवाल है, दूसरे व्यक्ति का शरीर भी बहुत ही अनोखा है। उसकी इच्छा के अनुसार उसका शरीर भूत में बदल सकता है। एक तरह से यह आत्मा की ऊर्जा के साथ एक समलन रूप है। ये सबसे उपयुक्त वर्णन है जो कोई भी दे सकता है। उसके पास स्वाभाविक रूप से बहुत सारी आत्मा ऊर्जा है और वह इसे बहुत अधिक बहुमुखी तरीके से उपयोग कर सकता है। अतिरिक्त लाभ यह है कि उसके पास एक नियमित स्पेक्टर की तुलना में अधिक चुपके है। वह बहुत लंबे समय तक अज्ञात रह सकता है और वह भूत की तरह मृत्यु ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा।
तो यह एक शानदार गुप्तचर है और निश्चित रूप से वह उस आत्मा ऊर्जा का उपयोग करके भ्रम भी पैदा कर सकता है। सैम को हब की वजह से यह पता था, उसकी अपनी बुद्धि या किसी और चीज का कोई श्रेय नहीं है। और अब यह बहस का विषय है कि क्या वह वास्तव में कुछ मिनटों के अंतराल में उसे आसानी से पहचान सकता है। इसके अलावा रश्मा ने उसकी चाल को लगभग तुरंत ही भांप लिया। भूत से निपटने के कुछ तरीके हैं। आत्मिक शक्ति की लड़ाई, मूलतः एक मानसिक लड़ाई, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करना, अस्थिर आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना, शून्य शैली या यहाँ तक कि ऊर्जा गोलियों के समान। आखिरकार वे सिर्फ प्रकट ऊर्जा रूप हैं, तो वे काम करेंगे। सैम ने देखा कि रश्मा चतुराई से पहले और तीसरे विकल्प के संयोजन का उपयोग कर रही है। वह शारीरिक रूप से अपनी आत्मा शक्ति को अपने शरीर में प्रकट कर रही है और फिर हमला करते समय इसे और अधिक अस्थिर बना रही है। यही उसने उसकी किक में देखा और वह मुश्किल से उसे पकड़ने में कामयाब रहा। जिस क्षण वह किक लगी, प्रतिद्वंद्वी को लगा कि उसकी आत्मा वास्तव में उसके शरीर से बाहर निकल गई है। वह इसे महसूस कर सकता था। उसकी आत्मा में गहरी जलन हो रही थी। उसने रश्मा की तरफ देखा जो बस वही शांत खड़ी थी। उसका चेहरा संदेह से भरा था और उसके दिमाग में लाखों सवाल घूम रहे थे। उसका शरीर पारदर्शी होने ही वाला था कि रश्मा ने एक बार फिर अपनी चाल चली। तारांकन बम, वह उसकी छाती पर रौंदने लगी। तारांकन दरार, मंच टूट गया और उसका शरीर दरारों में फिसल गया। उसने उस मौके का इस्तेमाल अपने शरीर को भूतिया रूप में बदलने के लिए किया और फिर मंच पर घुस गया। लेकिन तारांकन बूम, उसने एक और लात मारी, इस बार मंच की ओर। तारांकन दरार, मंच पूरी तरह से फट गया और लात की ताकत ने उस प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया जो उस अलौकिक रूप में था। वह पागलों की तरह खून खांसता हुआ बाहर आया, यहाँ तक कि उसकी आंखों से भी खून बह रहा है। उसकी आत्मा पर हमला किया गया है और उसके दिमाग पर असर पड़ा है। वह चारों पैरों पर खड़ा है, खांस रहा है और सांस लेने की कोशिश कर रहा है। तारांकन स्वूश, रश्मा उसके पास आए और उसकी पसलियों पर लात मारने लगी। उसका शरीर गेंद की तरह उछला। वह मंच से आगे निकल गया और दूर जाकर गिरा, लगभग स्टैंड से टकराने वाला था। पंत तारांकन पंत, बेहोश होने से पहले वह जोर जोर से सांसें लेने लगा। हम हार मानते हैं। रश्मा एक चाल चलने वाली थी। आखिरकार इस मैच के लिए कोई सीमा शर्तें नहीं है। वह उसे वहीं हरा सकती थी, लेकिन सेट अकादमी के बड़े ने मैच छोड़ने का नाटक किया। वह जल्दी से उस लड़के का इलाज करने चला गया। रश्मा उसी उब भरे भाव के साथ मंच से नीचे चली गई। सभी ने भावशून्य चेहरे के साथ देखा। ये सेमीफाइनल है। आमतौर पर इस चरण में मुकाबले बहुत ही तीव्र, कड़ी टक्कर वाले होते हैं, जिससे सभी उत्सुकता से जलते हैं। यह मैच 30 सेकंड में खत्म हो गया। इसमें मंच पर जाने के लिए लिया गया समय भी शामिल है। इस समय ये बात हास्यास्पद से भी अधिक है। अब सैम स्टेज पर गया। उसका प्रतिद्वंद्वी सेट अकादमी से बचा हुआ अंतिम उम्मीदवार आया। आप गैम्बलर अकादमी के छात्र वास्तव में साहसी हैं। आखिरकार मैचों में किसी ने बात की। इस बार सोलो कॉम्बैट हाथ से निकल गया और बहुत से लोग मारे गए। लगभग सभी लोग जो शीर्ष 32 का हिस्सा नहीं थे, मर गए। उनमें से केवल एक छोटा प्रतिशत ही हार मानने में कामयाब रहा और गंभीर क्षति के बिना सुरक्षित रहा। इसलिए बहुत अधिक दुश्मनी है और हर कोई मंच पर भी सभी को मारने की कोशिश करता है। और लोगों को वास्तव में उस पर डर जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपने गौरव को दिखाने का कोई लक्ष्य नहीं है, प्रतिष्ठा की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि केवल मारना है। लेकिन पहली बार किसी उम्मीदवार ने बात की। ये तीव्र प्रतिशोध से प्रेरित है। झगड़ा करना। शायद उसे उम्मीद थी कि सैम तुरंत बाहर निकल जाएगा या वह सिर्फ सतर्क था। उसने सबसे पहले 4 लाशें बाहर निकाली। दिग्गजों की लाशें। वे चारों तरफ से उसके इर्द गिर्द खड़ी थीं। वे धरती के दिग्गज हैं और उनकी छाती, जांघें और भुजाएं ठोस चट्टान बन गई हैं। ऐसा लग रहा था कि यह एक उत्परिवर्तित लाश की कठपुतली है। वे जरा भी फुर्तीले नहीं दिख रहे थे। सैम ने अनुमान लगाया कि उनका काम उस आदमी का बचाव करना है जिसने उन्हें बुलाया है। फिर प्रतिद्वंद्वी ने अपना हाथ हिलाया। कुछ जानवर मरे हुए कहीं से भी निकल आए। वे सभी 4 कीट प्रकार के जानवर हैं। वे गोल्डन मेंटिस हैं। वे शिकारियों के शिकारी हैं। वे सैम से थोड़े लंबे हैं और उनके शरीर शिलालेखों से भरे हुए हैं। ऊर्जा भंडारण के मामले में वे उच्च स्तर के शिलालेख नहीं हैं। वे निश्चित रूप से दूसरे दर्जे के बच्चे द्वारा बनाए गए हैं। हालांकि गुणवत्ता के मामले में वे उच्च स्तर के हैं और उनका मुख्य काम मेंटिस के बाह्यकंकाल की सुरक्षा बढ़ाना तथा उसके ब्लेड की तीक्ष्णता बढ़ाना है। सैम बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी दोनों बंदूकें निकाली और तैयार हो गया। तारांकन स्वूश। चारों मेंटिस एक साथ हिले। वे कुछ और नहीं बल्कि सुनहरी चमक हैं। वे चारों ओर से सैम पर आक्रमण कर रहे थे। तारांकन स्वूश। सैम हालांकि तेज था। उसने प्रकाश तत्व को सक्रिय किया। आंशिक समलन मैच के लिए पर्याप्त था। वह अपनी गति से कई मीटर ऊपर हवा में चला गया। तारांकन बम 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 बम। उसने वहीं नीचे की ओर गोलियां चलाई जहां वह खड़ा था। गोलियां उसकी सामान्य गोलियों की तरह सामान्य रूप से नहीं फटी, बल्कि वे सीटी बजाते हुए निकल गई। हवा में बहुत तेज गति से पहली 2 गोलियां सीधे मंच पर जा लगी और उसे चीरती हुई जमीन में जा धंसी, लेकिन बाकी 6। उन्होंने मेंटिस की खोपड़ियों और ब्लेड पर हमला किया और उन्हें भेद दिया। न केवल वे भेद गए, बल्कि उन्होंने शिलालेखों को भी बिगाड़ दिया। तारांकन बूम। तारांकन बूम। एक मेंटिस फट गया। उसका बाह्यकंकाल शिलालेख की ऊर्जा से नष्ट हो गया। दूसरा मेंटिस ने अपने ब्लेड खोकर अपने कुछ जोड़ खो दिए। तीसरे और चौथे हिस्से में अपेक्षाकृत कम क्षति हुई, लेकिन दरारें देखी जा सकती थीं। तारांकन स्वूश। सैम के सामने एक पक्षी पहले से ही मौजूद है। उसने ये भी नहीं देखा कि प्रतिद्वंद्वी ने उसे कब बुलाया है, लेकिन सैम ने उसे घेर लिया और सीधे उसके सिर पर गोली मार दी। तारांकन बूम। उसका सिर फट गया और मेंटिस की ओर नीचे गिर गया। दोनों मेंटिस पक्षियों को चीरते हुए उस पर झपट पड़े। तारांकन बूम। सैम ने पहले वाले पर गोली चलाई, उसका सिर फट गया और उसका ब्लेड दूसरे वाले को भी चीरता हुआ निकल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर उसने अपनी बंदूक उसके कंधे के ऊपर से उसकी पीठ की ओर तान दी और गोली चला दी। तारांकन बूम। तारांकन चीख। एक भूत प्रकट हुआ और वह प्रकाश ऊर्जा की प्राणशक्ति से जल गया। सैम ने इंतजार नहीं किया और जमीन पर निशाना साधकर गोली चला दी। तारांकन बूम। जलते हुए कीड़ा की लाशों के साथ साथ जमीन से ज्वलंत विस्फोट भी निकले।
प्रकार के जानवर। सैम ने अपनी बंदूकों की बैरल से गैर मौजूद धुआं उड़ा दिया क्योंकि वह देख रहा था अपने प्रतिद्वंद्वी पर कटाक्ष करते हुए। ये मरे हुए लोग सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं, उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि उन्हें कैसे संभालना है। इनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि मरे हुए प्राणियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्हें बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, वास्तव में बहुत ज्यादा। उनमें से ज्यादातर शिलालेखों से ढके हुए हैं। एक सामान्य लड़ाके के लिए शिलालेखों को समझना, उनका विश्लेषण करना और अंत में मरे हुए प्राणियों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करना काफी समय लेगा। सैम के लिए यह आसान है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह शिलालेख बनाने में अच्छा है, बल्कि इसलिए कि ज्यादातर शिलालेखों में वह अच्छा है। इन मरे हुए प्राणियों को हब में डिजाइन किया गया है। ये सही है, ये व्यक्ति भी हब का नियमित उपयोग करता है और उसने अधिकांश मरे हुओं को बढ़ाया है। वह हब के संसाधनों का उपयोग करता है। तो सैम को बस अपनी याददाश्त को थोड़ा सा ताज़ा करना था और बूम, वह मरे हुए व्यक्ति की कमजोरियों को अपने हस्ताक्षर की तरह याद रख सकता है। तारांकन बम बम बम, 3 और शॉट और 3 भूत जो आए, वह जीवन शक्ति में जल गया। सैम की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। वह बालों में मरमराता रहा, प्रतिद्वंद्वी को देखता रहा। वह निश्चित रूप से नहीं था, वह इसे जल्दी से खत्म करना चाहता है। वह अपना अच्छा समय ले रहा है। तारांकन बूम बम बूम, पूरे मैदान में विस्फोटों और गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। चाहे वे किसी भी तरह के मरे हुए हों और चाहे वे कितनी भी तेजी से आए हों, सैम ने उन्हें मार गिराया। ऐसा करने में उसने अपनी कुछ ऊर्जा खर्च की, लेकिन यह नगण्य है। वास्तव में उसकी सामान्य रिकवरी गति कुछ ही मिनटों में अंतर को भरने के लिए पर्याप्त है। प्रतिद्वंद्वी को धीरे धीरे दबाव महसूस होने लगा। अब तक उनकी रणनीति हमेशा मरे हुए प्राणियों के साथ विरोधियों पर हावी होना रही है। वह पूरी तरह से अपने जादू टोने की कला में विश्वास करता था और अपने मरे हुए ताकत के सामने दुश्मन को आत्मसमर्पण करवाता था। इसी कारण से बचपन से ही उन्होंने अपना अधिकांश समय युद्ध क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों में बिताया, जहां खतरे छिपे रहते हैं। उसने मरे हुओं को मारा, इकट्ठा किया, उनका अध्ययन किया, उन्हें समझा, उन्हें ढाला। उसने बहुत मेहनत की और वे सभी गिर रहे हैं क्योंकि सैम ने उन्हें नष्ट करने के लिए एक हथियार से ज्यादा एक खिलौने जैसा कुछ इस्तेमाल किया। उसे लगा कि उसका विश्व दृष्टिकोण बिखर गया है। सैम ने जरा भी दया नहीं दिखाई। वह लगातार हमला करता रहा। जैसे ही कोई मरा हुआ प्राणी दिखाई दिया, उसने उसे नष्ट कर दिया। कुछ समय बाद प्रतिद्वंद्वी को एहसास हुआ कि उसके द्वारा लिखे गए मरे हुए लोग किसी काम के नहीं हैं, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदल दी। बिना लिखे हुए सादे मरे हुए लोगों का एक समूह सामने आया। वे न्यूनतम रूप से संशोधित हैं। मस्त है। सैम ने उन पर 2 गोलियां चलाईं। वे मरे हुए को चीरती हुई निकल गईं, लेकिन फिर भी वह उस पर टूट पड़ी। ये दृश्य देखकर प्रतिद्वंद्वी को कुछ आत्मविश्वास मिला। उसने अपनी संख्या बढ़ा दी। एक पल में 2 दर्जन से अधिक मरे हुए लोगों ने सैम को घेर लिया। उस पर हमला करते हुए तारांकन स्वूश, उसने एक को चकमा दिया और गोली चला दी। तारांकन बूम, उन्होंने बस विस्फोटक गोलियों का प्रयोग शुरू कर दिया। भले ही वे मरे हुए लोगों को पूरी तरह से नष्ट न कर सके, लेकिन उन्हें स्थिर करने के लिए यह पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, एक उड़ता हुआ वाइवन प्रकार का मरा हुआ प्राणी निश्चित रूप से उड़ता हुआ उसके पास आया। उसने उसके एक पंख पर गोली मारी और वह संतुलन खो बैठा। यह एक अन्य मरे हुए प्राणी की ओर टकराया जो बस ऊपर आने ही वाला था। सैम ने फिर एक और गोली उसकी पीठ पर मारी। सटीक रूप से कहें तो उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर, ठीक उस जगह पर जहां शरीर उसके सिर से जुड़ा होता है। एक गोली, एक धमाका और हो गया काम। सिर अलग हो गया। भले ही वह सिर अभी भी एक सजग मरे हुए प्राणी का हो, लेकिन शरीर के बिना वह क्या करेगा? हवा में चबाना और सैम के पास चढ़ना। बस तरीका थोड़ा बदला है, सैम का वर्चस्व नहीं। दर्शक पूरे दृश्य को विस्मय से देख रहे हैं। मरे हुए प्राणियों की विशाल संख्या पहले से ही आश्चर्यजनक है। ये किसी भी तरह से छोटी संख्या नहीं है। वे दर्जनों हैं जो पहले ही आ चुके हैं और नष्ट हो चुके हैं। उन्हें रोकने का कोई संकेत नहीं है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक ये है कि सैम ने इससे कैसे निपटा। टूर्नामेंट में अपनी पहली लड़ाई में उन्होंने काफी मात्रा में गोलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन उस समय उनकी सटीकता पर ज्यादा ध्यान दिया गया। हालांकि अब उन्होंने अन्य गुणों के साथ साथ उसकी गति भी देखी और उन्हें यह भी समझ में आ गया कि वह अपनी ऊर्जा को कहीं भी खर्च नहीं कर रहा है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी पहले से ही पसीने से तर और तनावग्रस्त है। चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी ऊर्जा हो और उसने मरे हुए जीवों में कितने भी बदलाव किए हो, उसकी ऊर्जा की खपत कभी कम नहीं होगी। उसे जरूर तकलीफ महसूस हो रही होगी। और उनके विचार सही थे। प्रतिद्वंद्वी को इस समय वास्तव में दबाव महसूस हो रहा है और यह कोई मामूली बात नहीं है। वह पहले ही 1/3 खेल चुका है। उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जब वह अपने ही स्तर के प्रतिद्वंद्वी से निपटेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। सैम जैसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए जो कुछ स्तर पीछे है। उसने अपने दांत पीस लिए और रणनीति बदलने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह सिर्फ संख्याओं के बल पर यह काम पूरा कर लेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा था। उसने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने कुछ स्पेस जेड निकाले और उन्हें मंच से नीचे जमीन पर फेंक दिया। वे मंच के चारों ओर चक्कर लगाते हुए गिरे। तारांकन गड़गड़ाहट। जब मरे हुए जीव झुंड में बाहर निकले तो उनमें से भारी मात्रा में मृत्यु ऊर्जा बाहर निकल गई। वे सभी अलग अलग प्रकार के विशालकाय प्राणी थे। सैम उन पर बची हुई मौलिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था और निश्चित रूप से वह उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें अलग पहचान सकता था। इन दिग्गजों ने मंच को चारों ओर से पंक्ति बनाकर घेर लिया। सैम चुप रहा और वहीं खड़ा रहा। प्रतिद्वंद्वी ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और अधिक प्राणियों को बुलाया। उड़ने वाले प्रकार के मरे हुए प्राणी, पक्षी, वाइवन, चमगादड़ आदि, वे सभी अलग अलग तत्वों और अलग अलग आकार के हैं। उनकी ताकत भी पूरी तरह से अलग है। ये सभी सैम पर ऐसे हमला कर रहे थे मानो वे मौत की ओर उड़ रहे हों। कम से कम पहले मरे हुए लोगों को थोड़ी चतुराई से हटाया जाता था। अब ऐसा नहीं है। वे बस उस पर बमबारी कर रहे हैं। सैम उन पर लगातार गोली चलाता रहा। मंच के इर्द गिर्द मौजूद दिग्गज हिले नहीं और सैम ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में अगर वह वास्तव में उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है तो उसे अपनी गति बढ़ानी होगी। उड़ने वाले जानवर बस दौड़ रहे हैं। उसे इस दौरान मंच के बीच से एक पेड़ निकला। ये पूरी तरह से काला है। जड़ें, तना, शाखाएं और पत्तियां, ये सभी काले हैं और इनमें से मृत्यु ऊर्जा निकल रही है।
सैम ने जिन मरे हुए शवों को नष्ट किया था वे सभी अंदर रिसने लगे। मंच और मैदान, पेड़ लंबा और चौड़ा हो गया और उसकी शाखाओं से दर्जनों बेलें निकल आईं। तारांकन जूम, एक संरचना बनाई गई है। दिग्गजों को जमीन के नोड के रूप में, पेड़ को कोर नोड के रूप में और उड़ती कठपुतलियों को गतिशील नोड्स के रूप में दिखाया गया है। विशाल गुंबद ने सैम सहित उन सभी को ढक लिया। यह एक जालसाजी संरचना है। इसे घात लगाने के उद्देश्य से बनाया गया था, दुश्मनों को पकड़ने के लिए। आश्चर्य, उसने अलग अलग उद्देश्यों के लिए कई सेट निकाले थे। इसका इस्तेमाल उस तरह नहीं किया जाना चाहिए था जैसे वह अब कर रहा है। बात बस इतनी है कि वह अपनी सभी रणनीतियों में से कोई बेहतर विकल्प नहीं खोज पाया। अब जाकर उसे अपनी सामान्य रणनीति में एक स्पष्ट छेद दिखाई दिया। अगर कोई उसके मरे हुए लोगों को एक ही बार में नष्ट कर सकता है तो वह उनसे जीत नहीं सकता, चाहे वह उन पर कितने भी मरे हुए लोग क्यों न फिके। क्योंकि लड़ाई में उसने पहले ही कई तरीके देखे हैं जिनका इस्तेमाल सैम उसे हराने के लिए कर सकता था। लेकिन सैम ने ऐसा नहीं किया। वह सिर्फ दिखावा करना चाहता था और वह ऐसा कर रहा है। अगर वह मारना चाहता था तो उसे भरोसा नहीं है कि वह बच सकता था, इसलिए उन्होंने उस समय जो सर्वोत्तम तरीका सोचा उसे अपनाया। एक बार संरचना तैयार हो जाने के बाद उन्होंने आगे की कार्रवाई की। सभी मरे हुओं पर लिखे शिलालेख चमकने लगे। उड़ते हुए मरे हुओं ने अपनी खुद की युद्ध संरचना बना ली, जबकि वे अभी भी संरचना से जुड़े हुए थे। उन्होंने सैम को घेर लिया। उसे बीच में खड़ा कर दिया गया है और वे उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तारांकन स्वूश, उनमें से एक व्यक्ति उस पर टूट पड़ा। तारांकन बम, सैम ने उसे नीचे गिरा दिया और इससे पहले कि वह गिरता, दो और मरे हुए लोग आए, एक सामने से और दूसरा पीछे से। मस्त है, वह उन्हें भी मार गिराने में सफल रहा, लेकिन अब उनकी संख्या 4 रह गई है। जब वह उन्हें नीचे गिराने वाला था तो उसे नीचे मौजूद दिग्गजों का खतरा महसूस हुआ। हवा से कुछ भाले निकाले। भालों पर जो लिखा था उसे लगा कि वह एक अभिशाप है। सभी भाले एक ही समय पर फेंके गए। तारांकन स्वूश स्वूश, सैम पर दर्जनों भाले फेंके गए। उसने उनमें से कुछ को मार गिराया और कुछ को चकमा दिया, यहाँ तक कि मरे हुओं को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन मरे हुओं पर भालों का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वे उन पर हमला किया। इस बीच मंच पर गिरी लाशें जमीन और पेड़ में गायब हो रही हैं। ऐसा लग रहा था कि बेलें लंबी हो गई हैं। सैम ने चकमा दिया और एक मरे हुए व्यक्ति को गोली मार दी। हालांकि इस बार उसके सामने एक बाधा आ गई। तारांकन बम, जैसे ही मरे हुए लोग उस पर टूट पड़े, अवरोध भी उसके साथ साथ चला गया और सैम से टकरा गया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। तारांकन स्वूश, जब वह हवा से नीचे गिरा तो उड़ने वाले जानवरों ने उस पर हमला कर दिया। सैम का फ्यूशन हवा में सक्रिय हो गया। अपनी भुजाओं के झटके से उसने मरे हुओं को काट डाला। इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाता, उस पर हमला हो गया। तारांकन बम बम बम, उसने बहुत तेजी से गोली चलाई। वह जितनी तेजी से गोली चला सकता था उसने अपने लिए कुछ जगह बना ली, फिर वह गिर गया। हवा में खड़ा था। उसने देखा कि जगह तो साफ हो गई होगी, लेकिन मरे हुए लोग नष्ट नहीं हुए। उनके चारों ओर की बाधाएं तुरंत सक्रिय हो गईं। सैम के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। एक विचार के साथ उसने बंदूकों में बदलाव कर दिया। अंदर कुछ तंत्र बदल दिए गए हैं और फिर वह फिर से लिख दिया। तारांकन जूम, गोलियों की जगह ऊर्जा किरणें निकली। किरणें पूरी तरह से संघनित ऊर्जा से बनी हैं। ये भी प्रकाश तत्व ऊर्जा है, इसलिए वे मूल रूप से उच्च शक्ति वाले लेजर हैं। अवरोध सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन जब निरंतर किरणें एक से अधिक बार उस पर प्रवाहित होती है और आधे सेकंड में ये टूट गया और एक छोटा सा छेद दिखाई दिया जो उस ढाल के नीचे छिपे मरे हुए लोगों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था।